अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वॉइस क्लियर है मुझे। अच्छा, पहले एक बात सुन लें। आप लोगों ने जो भी मुझसे कम्युनिकेट करना है ना, आप लोगों ने वो व्हाट्सएप के थ्रू करना है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग सेंड कर दे या व्हाट्सएप पे पूछ ले। वैसे मैं हर चीज़ रिपीट भी करूंगा, ठीक है? इवन क्लास के बाद भी आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप लोग ने कुछ भी पूछना होगा तो इस पे क्वेश्चन पूछने का एक ऑप्शन होगा, लेकिन इस पे नहीं पूछना क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट यूएस चले जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज वहां से हो रहा है। यहाँ मैं सिर्फ प्रेजेंटर हूँ, राइट? हम एक स्लाइड 1-2 मिनट 4 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि वही, बेशक है तो ये ऑनलाइन क्लास घर में बैठ के ले रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अभी आज संडे है ना, तो नींद में से उठ उठ के आहिस्ता 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 आ रहे हैं। ठीक है जी। तो 1 आध मिनट हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे और फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? किसी एक बच्चे का मैसेज आया कि वो कांट हेयर यू। उसको अपनी सेटिंग्स में देखो, उसने अपने आप को म्यूट तो नहीं कर दिया बच्चे ने? अगर किसी बच्चे को ये मसला है तो वो, उसने अपने आप को म्यूट कर दिया होगा। आप लोगों को आवाज़ क्लियर है बेटा? अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ जो भी कम्युनिकेट करना है वो व्हाट्सएप के थ्रू करना है। आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, व्हाट्सएप के थ्रू बताना। इस सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन होगा क्वेश्चन का, वो नहीं, उसको यूज़ नहीं करना आप लोग। एक्चुअली हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं ना, वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चे अभी तक, देखो बच्चे आए नहीं, आधे बच्चे भी अभी तक राइट नाउ नहीं आए। तो बच्चे शायद वही उसी फिजिकल क्लास वाला माइंड बना के बैठे हुए हैं कि क्लास टाइम के 15 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी। चलो बहरहाल, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैं एक हल्का सा शॉर्ट रिकैप देता हूँ ताकि पुरानी चीज़ें अलाइंड हो जाएं, पुरानी चीज़ें अलाइंड हो जाएं। प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। सुने, आप लोगों को याद होगा, हम हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम में दो लोग थे, एक था एम्प्लॉयर और एक था एम्प्लॉई। याद आया? हम ये चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉई के लिए। और एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एम्प्लॉई जो कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड कमाता है, जॉब की वजह से कमाता है, वो सब एम्प्लॉयमेंट इनकम के पीएनएल में आएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम की इनकम स्टेटमेंट में वो आ जाएगा, सही है, जो कुछ वो अपनी जॉब से कमाएगा। तो एक एम्प्लॉई अपनी जॉब से सैलरी कमाता है, वो उसकी इनकम स्टेटमेंट में ऐड होगी। एक एम्प्लॉई अपनी जॉब से बोनस कमाता है, वो उसकी इनकम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगी।
और एक एम्प्लॉय अपनी इस जॉब से तरह तरह के नॉन कैश बेनिफिट्स भी कमाता है। नॉन कैश बेनिफिट्स जैसे उसका एम्प्लॉयर उसे गाड़ी दे रहा होता है, घर दे रहा होता है, वैन दे रहा होता है, बहुत सारे नॉन कैश बेनिफिट्स दे रहा होता है। तो याद रखना ये नॉन कैश बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय कमा रहा है, तो इस पर भी टैक्स होगा। और मैंने आपसे कहा था कि हर नॉन कैश बेनिफिट का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू उसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आप लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, उससे पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था, एक बेनिफिट पढ़ा था कार बेनिफिट। क्या पढ़ा था? कार बेनिफिट। सवाल ये कि कार बेनिफिट कब कैलकुलेट होगा? कार बेनिफिट कब कैलकुलेट होगा? जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करे फॉर प्राइवेट यूज। जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करे फॉर प्राइवेट यूज। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करे फॉर प्राइवेट यूज। ओके, अब मैंने कहा था कि अगर 95% बिजनेस यूज हो, 5% प्राइवेट हो, 90% बिजनेस हो, 10% प्राइवेट हो, हल्का सा भी इतना सा भी प्राइवेट यूज अगर आ गया, इतना सा भी अगर प्राइवेट यूज आ गया, तो फुल टाइम कार बेनिफिट कंप्यूट होगा। याद है? फिर कार बेनिफिट का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कार इनटू रेलेवेंट परसेंटेज। याद आया? कॉस्ट ऑफ कार पे क्लिक करते थे तो कॉस्ट ऑफ कार का अपना एक पैकेट होता था, लिस्ट प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, ऐड करते थे हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी, ऐड करते थे डिलीवरी चार्जेस, ऐड करते थे ऑल एसेसरीज। लेकिन दो एसेसरीज लिख के माफ की गई थी, दो एसेसरीज लिख के माफ की गई थी। नंबर वन कौन सी थी याद है? नंबर वन थी कार फोन, और नंबर टू थी एसेसरीज, एसेसरीज फॉर डिसेबल्ड पीपल, एसेसरीज फॉर डिसेबल्ड पीपल। याद आया? देन उसके बाद आपने इसकी पैकेट में से एक चीज ले सकती थी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। यानी गाड़ी जब खरीदी जा रही थी उसकी कॉस्ट में एम्प्लॉय ने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया था, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और वो कॉस्ट ऑफ द कार के पैकेट से लेस हो जाएगा। वो कॉस्ट ऑफ द कार के पैकेट से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ओके, और यूं आपकी कॉस्ट ऑफ कार आ जाएगी। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट थी बेटा 5,000। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 5,000। सही है। फिर कार बेनिफिट का फॉर्मूला सोचो क्या था? कॉस्ट ऑफ कार इनटू रेलेवेंट परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ कार इनटू रेलेवेंट परसेंटेज। अब ये परसेंटेज डिपेंड करता था CO2 इमिशन रेट ऑफ दैट कार पे। सही है। आप लोगों को याद होगा पेट्रोल गाड़ी के अपने CO2 वो परसेंटेज थी, और डीजल की अपनी थी। याद है? डीजल की 3% एक्स्ट्रा थी, डीजल की 3% एक्स्ट्रा थी। और आप लोगों को याद होगा कि 95 ग्राम्स तक तो आपको रेट्स पहले लिखवाए थे, और 95 ग्राम्स के बाद हर एडिशनल 5 ग्राम पे 1% ऐड हो जाता था। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि अगर कभी कभार CO2 जो है ना, वो CO2 इमिशन रेट वो 5 का मल्टीपल नहीं होता, कभी कभार CO2 इमिशन रेट 5 का मल्टीपल नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में आप उसको राउंड डाउन टू नियरेस्ट 5 कर रहे हो, तो राउंड डाउन टू नियरेस्ट 5 कर रहे हो। तो याद आया? देन फिर प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए प्रोवाइड की है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कार बेनिफिट को अपॉर्शन करते थे, टाइम अपॉर्शन करते थे, 9/12, 6/12 और ये सब। याद है? देन फिर एक चीज थी यूजेज कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते थे रीइंबर्समेंट, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार यूज करने के लिए दी, और एम्प्लॉय उस कार को यूज करने के अगेंस्ट कुछ पैसे अपने मालिक को दे रहा है। तो आपको ये कायदा, ये उसूल सिखाया था कि जब भी एम्प्लॉय कुछ पैसे अपने मालिक को वापस कर रहा है, तो उस अमाउंट से आपका बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। इस रीइंबर्समेंट से हमेशा बेनिफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद है? तो कार बेनिफिट को रिड्यूस कर देना अगर कोई रीइंबर्समेंट गिवन हो, अगर कोई रीइंबर्समेंट गिवन हो तो कार बेनिफिट को रिड्यूस कर देना। ओके। देन उसके बाद फिर आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, मैंने कहा था इस कार बेनिफिट के अंदर टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना बर्डन डाल दिया है कि अब अगर ये लिखा हो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी भी दी, साथ उसकी इंश्योरेंस भी कराई, उसकी रबिंग पॉलिश कराई, उसकी मेंटेनेंस कराई, उसकी ऑयल चेंज कराया, ये सारे बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट है, इन पर कोई टैक्स नहीं है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स क्या हैं? एग्जाम्प्ट है, इन पर कोई टैक्स नहीं है, इन पर कोई टैक्स नहीं है, इन पर कोई टैक्स नहीं है। ओके। देन उसके बाद फिर हमने बात की थी, लेकिन हाँ एक बेनिफिट ऐसा था जिसका नाम था ड्राइवर। क्या नाम था? ड्राइवर। कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी है विथ ड्राइवर फॉर प्राइवेट यूज, तो ऐसी सूरत हाल में वो ड्राइवर वाला बेनिफिट फुल टाइम टैक्सेबल था, ड्राइवर वाला बेनिफिट फुल टाइम टैक्सेबल था। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कशन की थी फ्यूल बेनिफिट की। फ्यूल बेनिफिट का एक फिक्स फॉर्मूला था 22,600 इंटू रेलिवेंट परसेंटेज, 22,600 इंटू रेलिवेंट परसेंटेज। लेकिन दो सूरत हाल ऐसी थी कि जिसमें फ्यूल बेनिफिट कंप्यूट ही नहीं होता था, दो सूरत हाल ऐसी थी जिसमें फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट ही नहीं होता था। नंबर वन क्या थी? नंबर वन ये थी, गौर से सुनना,
कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए फ्यूल दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए फ्यूल दिया, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए फ्यूल दिया, 100% बिजनेस के लिए दिया है, तो फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होगा। सेकंड ये था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लेटेस्ट से अगर प्राइवेट फ्यूल दिया भी है ना, और एम्प्लॉय ने अगर उस प्राइवेट फ्यूल को पूरा का पूरा वापस कर दिया, कंप्लीट वापस कर दिया, तो भी फ्यूल बेनिफिट अराइज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसकी तीसरा केस बड़ा सख्त था कि लेटेस्ट से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3000 पाउंड्स का प्राइवेट फ्यूल दिया और एम्प्लॉय ने अगर 2800 पाउंड भी वापस कर दिया और इतना सा भी अगर प्राइवेट एहसान लिया, इतना सा भी फ्यूल का प्राइवेट एहसान लिया, तो फुल टाइम फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट होगा। फुल टाइम फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट होगा और फ्यूल बेनिफिट कभी भी किसी यूजेज कंट्रीब्यूशन से रिड्यूस नहीं होता। याद है, फ्यूल बेनिफिट कभी भी किसी यूजेज कंट्रीब्यूशन से रिड्यूस नहीं होता। बस ये याद रखना कि अगर फ्यूल के नाम पे पूरा वापस कर दिया आपने, फ्यूल के नाम पे फुल वापस कर दिया, तो फिर वो बेनिफिट ही गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्यूल, और से सुने, 90% भी वापस करा तो वो फ्यूल बेनिफिट को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो कल आपको समझाया भी था कि अगर कभी फ्यूल के नाम पे वापस करना हो, अगर कभी फ्यूल के नाम पे वापस करना हो तो कंप्लीट वापस करना, कंप्लीट वापस करना। सुनना बेटा, 80 90 70% वापस करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन भी किए थे। कल हमने एक बेनिफिट किया था, कल की क्लास में ज़रा इंपॉर्टेंट बेनिफिट था, उसका नाम था अकोमोडेशन। क्या नाम था बेटा? अकोमोडेशन। कल हमने एक बेनिफिट किया था, उस बेनिफिट का नाम था अकोमोडेशन। सर जी ये बेनिफिट क्या था? अकोमोडेशन बेनिफिट ये था कि अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, बोला जाके उस घर में रहो। तो अकोमोडेशन के टोटल 3 बेनिफिट्स अराइज हो रहे थे, 3 बेनिफिट्स। गौर से सुनना, आप लोगों ने कल पढ़ा, आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये था, सोचो, एम्प्लॉयर का ओन्ड घर था, एम्प्लॉयर का जाती ओन्ड घर था। उसने अपने एम्प्लॉय को बोला बेटा वहां जाके उस घर में रहो, आराम से फ्री में रहो उस घर में। तो एम्प्लॉय को फ्री में घर मिल गया। जरा सोचो, अगर ये घर एम्प्लॉय को उसका मालिक फ्री में ना देता तो उस घर को मार्केट से रेंट पे लेना पड़ता, तो मार्केट रेंट एम्प्लॉय को देना पड़ता ना। तो मार्केट रेंट के बकदर फायदा हुआ, जितना मार्केट रेंट है उतना एम्प्लॉय को फायदा हुआ। सोचो, जितना मार्केट रेंट है उतना एम्प्लॉय को फायदा हो गया। हाँ जी, तो ये मार्केट रेंट फुल टाइम टैक्सेबल होगा। इसको एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको मार्केट रेंट भी बोलते हैं, इसको एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाके ऐड हो जाएगी, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाके ऐड हो जाएगी। ओके, सही। अब सेकंड, इसी के अंदर एक केस था कि कभी कभार एम्प्लॉयर का अपना जाती घर नहीं होता, बल्कि वो खुद रेंट पे घर ले रहा होता है अपने एम्प्लॉय के लिए, बल्कि वो खुद घर रेंट पे घर ले रहा होता है अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए खुद घर रेंट पे ले रहा होता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक चीज गिवन होगी, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ऐसी सूरत हाल में एक चीज गिवन होगी जिसका नाम होगा एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एक तरफ आप एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर रखेंगे और एक तरफ मार्केट रेंट रखेंगे, दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी योर टैक्सेबल बेनिफिट, दैट विल बी योर टैक्सेबल बेनिफिट। ओके, सही। ये सब फर्स्ट चीज थी। अब सेकंड चीज सुनो, आप सब जानते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स निज़ाम में जो बड़े 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 आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन पर टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक और बेनिफिट भी स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एडिशनल बेनिफिट। क्या नाम है? एडिशनल बेनिफिट सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो लोग हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रहे हैं, यानी जो महंगे घरों में रह रहे हैं, जो महंगे घरों में रह रहे हैं उनके ऊपर एडिशनल बेनिफिट आएगा। सर महंगे घर की डेफिनेशन जो 75,000 पाउंड से महंगा हो, महंगे घर की डेफिनेशन ये जो 75,000 पाउंड से महंगा हो। अब मेरी बात सुने, आप लोगों को याद होगा कि आपने कल इसका एडिशनल बेनिफिट का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ हाउस माइनस 75,000 इंटू 2.5% इंटू 2.5%। सही। अब ये कॉस्ट ऑफ हाउस का क्या मतलब था? क्लिक करके लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ हाउस मींस ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हाउस मींस ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल इंप्रूवमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल इंप्रूवमेंट बिफोर 6 अप्रैल 2017। याद आया? कॉस्ट ऑफ हाउस प्लस ऑल इंप्रूवमेंट बिफोर 6 अप्रैल 2017, इन सबको मिलाएंगे और इसको 75,000 से कंपेयर करेंगे। अगर ये 75 से ऊपर हुआ तो ये बेनिफिट अराइज होगा, वरना ये बेनिफिट अराइज ही नहीं होगा, वरना ये बेनिफिट कैलकुलेट ही नहीं करना। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल इंप्रूवमेंट बिफोर 6 अप्रैल 2017, अगर 75,000 से ज्यादा हुआ तभी ये बेनिफिट अराइज होगा, वरना ये बेनिफिट अराइज नहीं
होगा। ओके, देन उसके बाद सुने, उसके बाद हमने बात की थी एडिशनल बेनिफिट। जब भी आता है दो केसेस आते हैं, एडिशनल बेनिफिट जब भी आता है सोचो दो केसेस आते हैं, दो केसेस। जब कभी भी एडिशनल बेनिफिट आएगा दो डेट्स को हाईलाइट कर लेना। जब कभी भी एडिशनल बेनिफिट आएगा दो डेट्स को हाईलाइट कर लेना जवानों, दो डेट्स को हाईलाइट कर लेना। डेट नंबर 1 जब सेठ ने घर खुद खरीदा, और डेट नंबर 2 जब अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया। जब सेठ ने घर खुद खरीदा, डेट नंबर 1। डेट नंबर 2 जब उसने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया। सुनो, अगर इन दोनों डेट्स का गैप, अगर इन दोनों डेट्स का गैप 6 साल हो या उससे कम हो, अगर इन दोनों डेट्स का गैप 6 साल हो या उससे कम हो, तो फिर आप बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल इंप्रूवमेंट बिफोर 6 अप्रैल 2017। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल इंप्रूवमेंट बिफोर 6 अप्रैल 2017 को ऐड करना, और आप कंपेयर कर लेना वो 75,000 से और बेनिफिट कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर इन दोनों डेट्स का गैप 6 ईयर्स से ज्यादा है तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है, अब काम मार्केट वैल्यू की बेसिस पे होगा। कौन सी मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, जब घर एम्प्लॉय को दिया गया था उस टाइम की मार्केट वैल्यू। तो उस मार्केट वैल्यू को उठाना और फिर सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट सारी ऐड करना बिफोर 6 अप्रैल 2017, 6 अप्रैल 2017, और बेटा उसके थ्रू आप ये बेनिफिट कैलकुलेट कर लेना, उसके थ्रू आप ये बेनिफिट कैलकुलेट कर लेना। ओके जी। लेकिन देखो दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी, रजिस्टर पर लिखा हुआ भी होगा, देख लेना कि हमारे 17-18 फिस्कल ईयर के अंदर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हुई है वो कभी भी ऐड नहीं होगी। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर कोई इंप्रूवमेंट हुई है वो इस साल के बेनिफिट को इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, हाँ जी। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आ रहे हैं क्लास में, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वही नॉर्मल क्लास की तरह। संडे वाले दिन लेट आते हैं ना, प्लीज यार सुधर जाओ यार, तुम लोग बहुत अजीब बच्चे हो यार। घर में बैठ के भी तुम घर में भी नहीं उठ सकते, बेड पे ही बंदा लेटे लेटे ही क्लास ले ले यार। अब बात सुने, अब उसके बाद ये दो बेनिफिट थे। पहला था एनुअल वैल्यू वाला बेनिफिट, याद है, मार्केट रेंट। दूसरा है एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट बड़ा है, एडिशनल बेनिफिट प्यारे बच्चों बड़ा है। ओके, और तवज्जो, तीसरी चीज कल क्लास के एंड में पढ़ाई थी उसका नाम था एंसिलरी बेनिफिट्स। तीसरी चीज जो कल की क्लास के एंड में पढ़ाई थी उसका नाम था एंसिलरी बेनिफिट्स। सर ये एंसिलरी बेनिफिट्स क्या थे? मैंने कहा था कि अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को घर भी दे रहा है, और घर के साथ उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहा है, उसका टेलीफोन बिल भी पे कर रहा है, उसके खान सामे का बिल, उसका गैस बिल, उस घर की इंश्योरेंस, उस घर का रिपेयर्स, उस घर की मेंटेनेंस, उस घर की क्लीनिंग, उस घर का वाटर रेट्स, उस घर का काउंसिल टैक्स। इन सारी चीजों को मजमूई तौर पे इन सारी चीजों को मजमूई तौर पे कहते हैं एंसिलरी बेनिफिट्स। इन सबको कहते हैं एंसिलरी बेनिफिट्स, और एंसिलरी बेनिफिट्स आर फुल टाइम टैक्सेबल। एंसिलरी बेनिफिट्स आर फुल टाइम टैक्सेबल। मैंने कहा था जस्ट कॉपी पेस्ट इट। एंसिलरी Ancillary benefits are full-time taxable. Just copy paste it. Ancillary benefits are full-time taxable. Just copy paste it. Okay? क्या मतलब? अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए 3,000 पाउंड के बिल पे किए, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कितने बिल्स पे किए? 3,000 पाउंड के बिल पे किए। बस वो पूरा 3,000 पाउंड उठाना, वो पूरा 3,000 पाउंड उठा के आप अपने एम्प्लॉयमेंट इनकम की शीट में ऐड कर देना। तो सबसे आसान बेनिफिट आखिरी वाला था, एंसिलरी बेनिफिट। सही है। तो अब देखो तीन बेनिफिट्स हैं, याद रखना। अकोमोडेशन का नाम कभी भी आएगा तो मैक्सिमम तीन बेनिफिट्स। अकोमोडेशन का नाम कभी भी आएगा तो मैक्सिमम कितने बेनिफिट्स हैं? तीन बेनिफिट्स है। नंबर 1 एनुअल वैल्यू वाला, मार्केट रेंट वाला। नंबर 2 एडिशनल बेनिफिट 75,000 वाला, हाँ। और नंबर 3 एंसिलरी बेनिफिट्स। नंबर 3 है एंसिलरी बेनिफिट्स, एंसिलरी बेनिफिट्स। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? कोई एक बच्चा रिप्लाई कर दे। मैंने अपनी मेरी स्क्रीन पे जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन नजर आ रहा है मुझे, व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई कर दे। मेरी स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, वो आपको नजर आ रहा है? ठीक है जी। अब यहां से हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे पेशकदमी करते हैं, जो हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं।
अब सुनो, एक सेकेंड आप, मैं जरा अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर लूं। चलो जी बेटा, अच्छा जो कुछ मेरी स्क्रीन पे है ना वो आपकी बुक में भी है मेजोरिटी, और जो आपकी बुक में नहीं होगा मैं बोल दूंगा उसको आप कॉपी कर लेना, सही है। जो कुछ मेरी स्क्रीन पे है वो आपकी बुक की चीजों की मैंने कटिंग की हुई है, मेरे पास बुक सॉफ्ट कॉपी में पड़ी है, तो ये चीजें आपकी बुक में भी होंगी, पेज नंबर 20 या 21 पे कहीं होगी, लेकिन अभी स्क्रीन पे देख लो, सही है। अब बेटा अकोमोडेशन के साथ ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये देखो, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, क्या नाम है, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन यानी कभी कभार ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिनमें रिहाइश देना जरूरी होती है, वरना बंदा जॉब ही नहीं कर सकता, वरना बंदा जॉब ही नहीं कर सकता। समझ लो ये एक रिलीफ है, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन एक रिलीफ है, सुनना। और इसकी तीन कंडीशन है, देखो आपके सामने, ये देखो तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन नजर आ रही, अब सबर से सुनना। यानी किसी भी अकोमोडेशन को जॉब रिलेटेड बनाने के लिए, किसी भी अकोमोडेशन को जॉब रिलेटेड बनाने के लिए तीन में से कोई एक कंडीशन मीट कर दो, तीन में से कोई एक मीट करनी है, तीनों की तीनों नहीं है। आइए एक एक करके आपके सामने पेश करता हूं, एक एक करके आपके सामने पेश करता हूं, सुनो। पेज नंबर की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब स्क्रीन पे ही देख लो, स्क्रीन पे ही देख लो, काफी है, आराम से स्क्रीन देखो ना अभी तो तीन कंडीशन में से कोई एक मीट कर दो तो आपके अकोमोडेशन पे स्टैंप लग जाएगा, आपके अकोमोडेशन पे स्टैंप लग जाएगा कि ये अकोमोडेशन क्या है, जॉब रिलेटेड है। पहली, फॉर दी प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, एग्जाम्पल केयर टेकर, यानी वो अकोमोडेशन के जिसके बगैर जॉब ही ना हो सकती हो, वो अकोमोडेशन जिसके बगैर बेचारा एम्प्लॉय जॉब ही नहीं कर सकता। मिसाल दूं, यार आप कई बार प्लॉट पे 24 घंटे का चौकीदार रखते हो ना, तो जब 24 घंटे का चौकीदार रखा है तो इंसान के बच्चे को रखा है आपने, तो उसको सोना भी तो होगा 8-9 घंटे, सोचो, तो आप एक रूम बना के देते हो ना। तो अब यार ये वो अकोमोडेशन है जिसके बगैर वो जॉब भी नहीं कर सकता, जिसके बगैर वो जॉब भी नहीं कर सकता, तो वही ये जॉब रिलेटेड है। इसकी एक और मिसाल, बेटा कुछ लोग अपने बच्चों के लिए केयर टेकर रखते हैं 24 घंटे का, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए केयर टेकर रखते हैं 24 घंटे का, तो केयर टेकर को एक रूम दिया जाता है, भाई सो वो इंसान की बच्ची है, इंसान का बच्चा होता है, हाँ सही। तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर दी प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, यानी वो अकोमोडेशन जिसके बगैर इंसान जॉब ही नहीं कर सकता, जिसके बगैर इंसान जॉब ही नहीं कर सकता। नंबर टू, सेकंड पढ़ो, फॉर दी बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये देखें लाइन पढ़े, फॉर दी बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड इट इज कस्टमरी टू दैट प्रोफेशन, क्या मतलब, वो अकोमोडेशन जिससे आपकी, वो अकोमोडेशन वो अकोमोडेशन जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए एम्प्लॉय की। यार इसकी मिसाल है आर्मी नेवी पुलिस, बेटा आर्मी नेवी पुलिस में जहां आपका ट्रांसफर होता है, जहां आपका तबादला होता है, वहां करीब में ही आपको घर दिया जाता है, ताकि एंड टाइम पे आपको बुलाया जाए और आप एक्शन करो और आप फॉरन एक्शन में आ जाओ, सही। तो ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। और एक और लाइन के लिखी है, एंड इट इज कस्टमरी टू दैट प्रोफेशन, यानी ये नियम है, कल्चर है कि यार आर्मी नेवी में आप जब भी ज्वाइन करते हो तो आपको घर मिलता है, सही। तो पहला पॉइंट क्या था, वो अकोमोडेशन जिसके बगैर जॉब ही ना कर सको, फॉर दी प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, एग्जांपल केयर टेकर चौकीदार। सेकंड क्या था, फॉर दी बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड इट इज कस्टमरी टू दैट प्रोफेशन, एग्जांपल आर्मी नेवी पुलिस। और आखिरी पढ़ो, आखिरी पढ़ो, फॉर दी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, फॉर दी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, बेटा एम्प्लॉय की जान को खतरा है, एम्प्लॉय की जान को खतरा है, तवज्जो। तो जब एम्प्लॉय की जान को खतरा है, सुनना, और उसकी जान बचाने के लिए अगर उसके एम्प्लॉयर ने उसको घर प्रोवाइड कराया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो ऐसी अकोमोडेशन भी जॉब रिलेटेड, सही है। तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, किसी भी अकोमोडेशन को जॉब रिलेटेड बनाने के लिए कितनी शर्तें, तीन, तीन में से कोई एक मीट करनी है। किसी भी अकोमोडेशन को जॉब रिलेटेड बनाने के लिए तीन शर्तें हैं, तीन में से कोई एक मीट करनी है, तीन में से कोई एक, तीनों की तीनों नहीं है। अब सुनो, एक बार इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मीट हो गई तो अकोमोडेशन के ऊपर स्टैंप लग जाएगा, मोहर लग जाएगी, ये क्या है, जॉब रिलेटेड है। अब बच्चे ने कहा अब इसका टैक्स रिलीफ क्या है, अब इसका टैक्स रिलीफ क्या है, सुनना भाई, आराम से तुम लोग समझोगे यार, होश में रहो, बस होश में रहो। नंबर वन पढ़ो, ये देखो, नो एनुअल वैल्यू बेनिफिट, याद है एनुअल वैल्यू वाला बेनिफिट, अकोमोडेशन के अंदर एनुअल वैल्यू वाला पहला बेनिफिट है माफ, फुल माफ। दूसरा पढ़ो, नो एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट कल पढ़ाया था 75,000 वाला, वो भी माफ। एनुअल वैल्यू मार्केट रेंट वाला बेनिफिट माफ, क्लीन माफ, माफ, जाओ भागो। एडिशनल बेनिफिट भी माफ, भागो। तीसरी चीज, एक छोटी सी चीज है, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल अलग से बताऊंगा बाद में,
अभी सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। एंसिलरी बेनिफिट्स, वो जो बिजली के बिल वगैरह सेट नहीं भरता था, याद है, रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ नेट अर्निंग्स। एंसिलरी बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स का मतलब होता है आपकी नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेट अर्निंग्स का मतलब होता है नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम, नेट अर्निंग्स का मतलब होता है नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेट अर्निंग्स का मतलब होता है नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, सुनो। आपकी टोटल नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम है 50,000 पाउंड। गौर से सुने बेटा, प्लीज गौर से सुने, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन क्लास में वो शैतानियत भी नहीं है जो साथ बैठे नहीं होते बच्चे, जो एक दूसरे को छेड़ते हैं, और तो ये कर ले, आज मैंने बिरयानी पकाई थी, और ये वो हरकतें नहीं है। आज आराम से इसमें आप अकेले हो, बस अब कंसंट्रेट करो। मैं फिर बोलता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, टाइम बहुत है बेटा। अगर किसी अकोमोडेशन के ऊपर जॉब रिलेटेड का स्टैंप लग गया, किसी अकोमोडेशन के ऊपर जॉब रिलेटेड का स्टैंप लग गया, अब इस पर रिलीफ कैसे कैसे? एनुअल वैल्यू वाला बेनिफिट माफ, फुल माफ। एडिशनल बेनिफिट फुल 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 माफ। और जो एंसिलरी बेनिफिट है ना, जो बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, ये सब है, ये लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट अर्निंग्स। इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। सुनो, नेट अर्निंग्स का मतलब नेट एम्प्लॉयमेंट इनकम, यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम के पीएनएल का फाइनल आंसर। तो अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 50,000 पाउंड, किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है 50,000 पाउंड, उसका आप 10% लेना। 50,000 पाउंड का 10% कितना होता है? 5,000। सही। अब अगर आपके सेठ ने आपके एक्चुअल बिल भरे 7,000 के, आपके सेठ ने आपके एक्चुअल बिल भरे 7,000 के, स्टिल आपको सिर्फ 5,000 पे टैक्स देना है। तो इसमें भी आपका फायदा ही है, यानी आपके एंसिलरी बेनिफिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे 10% ऑफ नेट अर्निंग्स पे। उससे ज्यादा आपने टैक्स नहीं देना, उससे ज्यादा आपने टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ऊपर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन की शरायत है और नीचे उसके रिलीफ्स हैं। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ यही टैक्स की थ्योरी होती है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये कंडीशंस, ये सब टैक्स की थ्योरी होती है, सब टैक्स की थ्योरी होती है। ये टिप्स जो टकाटक रिकॉल 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 बार बार रिवाइज कर करके जहन में डाल लो। तो किसी भी अकोमोडेशन को जॉब रिलेटेड बनाने के लिए 3 शर्तें थी, 3 में से कोई एक मीट करनी थी, 3 में से कोई एक मीट करनी थी। और अगर ये कंडीशन में से कोई एक मीट हो जाए तो फिर नीचे दिए हुए 3 रिलीफ, ये नीचे दिए हुए 3 रिलीफ हजरात आपको मिल जाएंगे। नीचे दिए हुए 3 रिलीफ हजरात आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, हाँ जी। अब मैं आपकी इजाजत से आगे बढ़ता हूं। एक बहुत ही सिंपल सा बेनिफिट है, बहुत आसान सा बेनिफिट है, और उसका नाम है वैन बेनिफिट। वैन, VAN, वैन बेनिफिट। सुनो, मैं थोड़ा सा इसको अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा वो बड़ा कर रहा हूँ, सही, ताकि आपको नजर आ जाए। चलो करूं बिस्मिल्लाह। व्हाट इज वैन बेनिफिट? व्हाट इज वैन बेनिफिट? इफ एम्प्लॉयर हैज, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड वैन टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन दी है, गाड़ी नहीं, गाड़ी अलग है, गाड़ी छोटी भरमबाज चीज होती है, गाड़ी स्मार्ट स्मार्ट चीजें होती है। हाँ, यूके में BMW और कैसी कैसी गाड़ियां हैं। सुनो, वैन एक बड़ी सी चीज होती है, 10 लोगों की कैपेसिटी होती है वैन, देखिए ना भाई। इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड वैन टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज, सही है। तो अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन दी है, तो एम्प्लॉय वैन यूज करेगा तो उसको फायदा होगा, वैन यूज करेगा तो उसको फायदा होगा ना। इस फायदे पे भी टैक्स है। और भाई कल कितनी बार क्लास में बोला था, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है फायदा फायदा फायदा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है फायदा फायदा। हाँ जी, बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स कौन किसको दे रहा था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा था। ये बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा था। हाँ, अब सुनो, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन प्रोवाइड किया फॉर प्राइवेट यूज, तो अब मजे सुनो, कोई CO2 कुछ नहीं, देखो पढ़ो, आगे खोलो। देन यूजेज बेनिफिट 3230, बस ये रहा ये रहा ये रहा, बस एक फिक्स 3230, एक फिक्स 3230 जाके शीट में ऐड कर देना, खत्म। कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वैन दे, वैन 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 प्राइवेट यूज के लिए, तो कोई CO2 वगैरह नहीं, बस 3230 पाउंड, 3230 पाउंड जाके शीट में ऐड कर देना, खत्म। वैन का यूजेज बेनिफिट आ गया, फिक्स है, फिक्स। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन भी दी है और साथ फ्यूल भी दिया है प्राइवेट, तो फ्यूल के 610, ये देखो, वैन विद फ्यूल, देन फ्यूल बेनिफिट कितना है इसका? सर वो CO2 वगैरह कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं, फिक्स नंबर्स है, फिक्स नंबर्स है, बस खत्म। फिर बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन दी है,
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिए, वैन दी है फॉर प्राइवेट यूज। कुछ भी नहीं करना, फिक्स 3230 जाके ऐड कर देना शीट में, हो गया 3230 पाउंड। सर याद करने जी, बिल्कुल याद करने वाली चीज है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन भी दी है और साथ फ्यूल भी दिया है, तो अब फ्यूल का 610 पाउंड फिक्स जाके शीट में ऐड कर देना, फ्यूल का 610 पाउंड फिक्स शीट में ऐड कर देना, फिक्स शीट में ऐड कर देना। सही। तीसरी लाइन पढ़े, वही यार अपॉर्चनमेंट वाली बात, ये देखो, ये पढ़ो। इफ एम्प्लॉयर हैज जस्ट प्रोवाइडेड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, अगर आपको वैन मिली है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने के लिए, तो आप इन दोनों बेनिफिट्स को अपॉर्शन कर देना। आप इन दोनों बेनिफिट्स को क्या कर देना, अपॉर्शन कर देना, इन दोनों बेनिफिट्स को अपॉर्शन कर देना, टाइम अपॉर्शन। सही है। अच्छा, कल तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, वो अब हमेशा आएगी, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट याद है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वैन और फ्यूल दिया और एम्प्लॉय ने उसके बदले कुछ पैसे वापस कर दिए अपने मालिक को, जिसको यूसेज कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे, जिसको यूसेज कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे, और जिसको रीइंबर्समेंट भी बोलते थे। तो बेटा रीइंबर्समेंट की वजह से ये दोनों बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ये देखो पढ़ो, रीइंबर्समेंट की वजह से ये दोनों बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। दोनों बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये दोनों बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे रीइंबर्समेंट की वजह से। अब बड़ी काम की बात है, अल्लाह करे आपको समझ में आए। देखो, इफ एम्प्लॉयर हैज जस्ट प्रोवाइडेड वैन टू एम्प्लॉय फॉर जस्ट, ये देखो, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, पिक एंड ड्रॉप, देन नो वैन बेनिफिट अराइजेस। सुनो भाई, एक मिनट, मैं जरा कुछ लिख रहा हूं, अपनी स्क्रीन को चेंज करके आए। देखो इधर देखो बेटा, ये ऑफिस है, ये होम है, ये देखें। सिर्फ वैन इसलिए मिली है कि आप ऑफिस से घर जाएं, घर से वापस आए, नो अदर यूज, बस यही। ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो ऐसी सूरत हाल में ये देखो देखो देखो, कोई वैन बेनिफिट अराइज नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में कोई वैन बेनिफिट अराइज नहीं होगा। अगर वैन सिर्फ मिली है किस काम के लिए, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, तो ऐसी सूरत हाल में कोई वैन बेनिफिट अराइज नहीं होगा, कोई वैन बेनिफिट अराइज नहीं होगा। लेकिन अब सख्ती सुनो, कल कल परसों तुमने कार बेनिफिट पढ़ा था, अगर कार इस काम के लिए मिली है ना, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, तो फुल टाइम कार बेनिफिट कंप्यूट होगा, जो हमने पढ़ा है। फिर बोल रहा हूं, अगर वैन सिर्फ इस काम के लिए मिली है कि ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, तो कोई वैन बेनिफिट अराइज नहीं होगा, माफ है। लेकिन अगर कार, लेकिन अगर गाड़ी, जो हमने पिछले कल परसों पढ़ी थी, अगर कार इस पर्पस के लिए मिली है, अगर कार इस पर्पस के लिए मिली है, तो ऐसी सूरत हाल में फुल टाइम कार बेनिफिट अराइज होगा। इसका मतलब गाड़ी पे सख्ती ज्यादा है, गाड़ी पे सख्ती ज्यादा है। क्यों? गाड़ी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जबकि वैन में कैपेसिटी ज्यादा होती है, वैन ज्यादा लोगों को सर्व करती है। ठीक, तो गाड़ी पे सख्ती ज्यादा है, वैन पे सख्ती कम है। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लें आप लोग, इसको कॉपी कर लें, लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको जिस तरह लिखना ही लिख लें। तो वैन का बेनिफिट कितना है, अगर कभी भी वैन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए, तो फिक्स 3230, फिक्स कितना है 32, और साथ फ्यूल दिया है तो 610 रुपए फ्यूल के, और कुछ महीनों के लिए दिया है तो टाइम अपॉर्शनमेंट। हाँ, लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग लिख ले आए, ये लिखें।
ओके जी बेटा, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। सुनिए, तो अब याद रखना वैन बेनिफिट का कितना नंबर है, 3230 फिक्स, कोई CO2 कुछ नहीं है, 3230 जाके शीट में ऐड। अगर वैन के साथ फ्यूल भी मिला है तो फ्यूल का कितने रुपए, 610 रुपए जाके शीट में ऐड। ठीक है, हाँ जी बोलो। अब आओ डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो तुम्हारे सामने एक और बेनिफिट मैंने लिखा है। ये देखिए यहाँ भाई, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। टॉपिक का नाम है एसेट्स, तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज। सिर्फ इसका नाम पढ़ो और सोचो, सिर्फ एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज। अच्छा भाई, ये चीजें बुक में नहीं लिखी है, आपको खुद लिखनी होंगी। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले सुन लो। एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, बेटा अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी के अलावा कोई और एसेट दिया यूज करने के लिए, कोई फर्नीचर दिया, कोई लैपटॉप दिया, कोई वॉच दी, कोई भी, कोई माइक्रोवेव दिया, कोई टीवी दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दी, सही है, तो वो प्राइवेट यूज के लिए दिया। तो अब एम्प्लॉय जब इन चीजों को प्राइवेट यूज करेगा तो अगेन एम्प्लॉय को फायदा होगा ना, फायदा, अपने चैप्टर का नाम ही फायदा है, बेनिफिट। हाँ जी, तो ऐसी सूरत हाल में इस फायदे पे भी टैक्स है, इस फायदे पे भी टैक्स है, क्योंकि आपको यूज करके फायदा हो रहा है। सोचो, टॉपिक का नाम क्या है, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज। तो गाड़ी के अलावा अगर कोई भी एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज के लिए दिया है, तो एम्प्लॉय को उससे यूज करके फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को उसे यूज करके क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। हाँ जी, इस फायदे पे भी टैक्स है, इसकी भी कैलकुलेशन होगी। और जब यूज करके फायदा हो रहा है तो उसको यूजेज बेनिफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूजेज बेनिफिट। सर इसका यूजेज बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यूजेज बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, और ये देखो ये वाला साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन होता है कंप्यूटर में, पता है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 20%, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 20%, यूजेज बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 20%। बस जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना एसेट का, उसका 20%, बस जिस साल यूज करा ओरिजिनल कॉस्ट जो एसेट की थी उसका 20%, खत्म, जाके शीट में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 20%, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 20%। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ें, इफ एसेट इज प्रोवाइडेड फॉर लेस देन 12 मंथ्स देन अपॉर्शन द बेनिफिट। देखो ये लिखा हुआ है, if asset is provided for less than 12 months then apportion the benefit। क्या मतलब, अगर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के लिए आपको एसेट मिला है तो आप इस बेनिफिट को 9/12, 6/12, 5/12 कर देना, यानी इसको अपॉर्शन कर देना, इसको टाइम अपॉर्शन कर देना, इसको टाइम अपॉर्शन कर देना। ओके, सही। अब ये लाइन मैंने पूरी नहीं लिखी है, ये लाइन जो है ना, ये चीज सॉरी, मेरी टाइपिंग मैंने पूरी नहीं की, बल्कि मैं कर ही देता हूं। if any usage contribution by employee then usage benefit will be reduced। देखो सुनो भाई, अगर ये आपको पता है यार, आप लोगों ने पहले हर बेनिफिट में पढ़ा है। सोचो, अगर एम्प्लॉयर ने, तवज्जो सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट यूज करने के लिए दिया है और एम्प्लॉय उस एसेट को यूज करने के अगेंस्ट अपने मालिक को कुछ पे कर रहा है, याद है, रीइंबर्समेंट यूजेज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये बेनिफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, ये बेनिफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, ये बेनिफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, रीइंबर्समेंट से ये भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो पढ़ लो, इफ देयर एनी यूसेज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय देन यूसेज बेनिफिट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, रिकैप, रिपीट, assets other than car for private use, assets other than car for private use, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी एसेट दिया है गाड़ी के अलावा प्राइवेट यूज के लिए, तो एम्प्लॉय को यूज करके फायदा हो रहा है ना। हाँ भाई, इस फायदे पे टैक्स है। सर कैलकुलेशन कैसे होगी इस बेनिफिट की, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना उसकी, उसका, उस ओरिजिनल कॉस्ट का 20% आपकी शीट में ऐड हो जाएगा, बस। अगर ये बेनिफिट सिर्फ एक साल में कुछ मंथ्स के लिए मिला है तो फिर ये टाइम अपॉर्शन हो जाएगा, फिर ये टाइम अपॉर्शन हो जाएगा। ओके, सही। तीसरी चीज सुनो, फिर मैंने कहा कि अगर इस एसेट को यूज करने के अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट दिया है
और एम्प्लॉय उस एसेट को यूज करने के अगेंस्ट अपने मालिक को कुछ पैसे वापस कर रहा है, यानी कुछ रीइंबर्समेंट कर रहा है, तो रीइंबर्समेंट की वजह से बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें बड़ी अच्छी समझाता हूँ, देखो सुनो, देखो प्लीज, ये देखें आपकी स्क्रीन पे, ये नजर आ रहा होगा, ये देखें स्क्रीन पे, देखो बेटा, ये रहा 6 अप्रैल 2015, मैंने 3 फिस्कल ईयर बनाए हुए, देखो 15-16 का फिस्कल ईयर है, ये 16-17 और ये 17-18, 3 फिस्कल ईयर नजर आ रहे हैं, 15-16, 16-17, 17-18, 15-16, 16-17, 17-18 नजर आ रहे हैं। अब देखो 6 अप्रैल 2015 को पहली बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसिड यूज करने दिया, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो 15-16 का पूरा फिस्कल ईयर एम्प्लॉय ने यूज किया, तो यूज करके फायदा हुआ, तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट का जो 20% है ना, वो जाके शीट में ऐड होगा, तो 30,000 का 20% कितना होता है? देखो 6,000 होता है। फिर सेकेंड ईयर भी एम्प्लॉय ने, सेकेंड फिस्कल ईयर 16-17 के फिस्कल ईयर में भी एम्प्लॉय ने यूज किया, 16-17 के फिस्कल ईयर में भी एम्प्लॉय ने क्या किया? यूज किया, तो यूज करके फायदा हुआ, तो वंस अगेन 30,000 का 20% कितना होता है? 6,000 जाके शीट में ऐड हो जाएगा। थर्ड ईयर फिर उसने 17-18 में भी इसी एसेट को यूज किया, तो वही ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, तो याद रखना कॉस्ट ओरिजिनल यूज होगी, जिस साल भी आप यूज करोगे ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, सही है। और अगर सिर्फ कुछ मंथ्स यूज करोगे किसी साल में, तो फिर अपॉर्शनमेंट हो जाएगी। सही सही सही। इसको कॉपी करो। सही। आप लोग अपनी पेन पेंसिल वगैरह साथ रखें, हाँ, अपने पेपर वगैरह जो भी है, ताकि मैं कुछ बोलूँ तो आप लिखेंगे भी, हाँ वही, अपने पेंसिल पेन वगैरह सब पेजेस साथ रखें। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो, एक ऐसी, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड लैपटॉप टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड लैपटॉप टू एम्प्लॉय, लिखेंगे क्वेश्चन, एम्प्लॉयर provided laptop to employee on 1st August 2017. Employer provided laptop to employee on 1st August 2017. Cost of laptop is equal to 8,000 pounds. Cost of laptop is equal to 8,000 pounds. फिर बोलूं, employer provided laptop to employee for private use, cost of laptop is equal to 8,000 पाउंड, और कब दिया है? कब दिया है बेटा? 1 अगस्त 2017 को। जरा आप मुझे इसका यूजेज बेनिफिट निकाल दें फॉर 17-18 फिस्कल ईयर, 17-18 फिस्कल ईयर के लिए इसका यूजेज बेनिफिट निकाल दें। 8,000 पाउंड की इसकी कॉस्ट है। देखो बेटा क्या होगा, सुनो सिंपल, मैंने अब लिख दिया स्क्रीन पे, देख लें। आपने 1 अगस्त को प्रोवाइड किया, 1 अगस्त 2017 को प्रोवाइड किया है, 1 अगस्त 2017 को प्रोवाइड किया है ना, तो अब गिन लो, अगस्त फिस्कल ईयर के लिए काम होता है, देखो यार ना, इंसान है, एम्प्लॉय इंसान का बच्चा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो इस फिस्कल ईयर में उसने 8 महीने यूज किए, इस फिस्कल ईयर में उसने 8 महीने यूज किए, तो 8 महीने के लिए निकलेगा बेटा, तो ओरिजिनल जो कॉस्ट है ना 8,000 का, इंटू 20% इंटू 8/12, 8,000 इंटू 20% इंटू 8/12, सही। सही
हाँ भाई, चलो भाई, अब आपकी इजाजत से आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है भैया, लंबी चीजें, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी एबनॉर्मल नहीं है, रिकॉलिंग से सब हो जाता है। चलो देखो, मैं अब थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब देखें, इस चैप्टर का जो नाम, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका मेजर नाम ही था फायदा फायदा फायदा, बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, फायदा फायदा फायदा, बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, फायदा फायदा फायदा। ये फायदा कौन किसको दे रहा होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये फायदा कौन किसको दे रहा होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब बेटा आप जरा अलर्ट हो जाओ बिल्कुल और से। सरकार की नजर में, टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये फायदे दो टाइप के हैं। सरकार की नजर में, टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में फायदे दो टाइप के हैं। या तो ये फायदा टैक्सेबल होगा, या तो ये फायदा क्या होगा? टैक्सेबल होगा, या ये फायदा एग्जेम्प्ट होगा। अगर फायदा टैक्सेबल होगा तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे। अगर फायदा टैक्सेबल होगा तो आप उसकी क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे और फिर नंबर जाके शीट में ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे। देखो नीचे क्या लिखा है, देखो पढ़ो, एडिड इन एम्प्लॉयमेंट इनकम पीएनएल। अगर फायदा टैक्सेबल होगा, अगर फायदा क्या होगा? टैक्सेबल होगा, तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, आप उसकी कैलकुलेशन करोगे और वो कैलकुलेशन करके शीट में ऐड कर दोगे। सर टैक्सेबल बेनिफिट की कोई एग्जांपल है? बहुत सारी है। कार बेनिफिट टैक्सेबल था, फ्यूल बेनिफिट टैक्सेबल था, अकोमोडेशन टैक्सेबल था। एक मिनट, अभी आपने पढ़ा एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, वो टैक्सेबल था। आपका देयर इज वैन बेनिफिट टैक्सेबल था। ये सब टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं। तो टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं जिन पे टैक्स देना है आपने, तो उसकी वर्किंग करोगे और जाके उसको शीट में ऐड करोगे। तो जब शीट में ऐड करोगे तो तुम्हारी अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो तुम उसमें बाद में टैक्स पे कर दोगे। हाँ सही। अब दूसरे टाइप के बेनिफिट्स कौन से होते हैं? एग्जेम्ड बेनिफिट, एग्जेम्ड बेनिफिट। ये वो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। ये वो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और गवर्नमेंट कहती है ये माफ है, हमें इस पे कोई टैक्स नहीं चाहिए, माफ माफ मुफ्त मुफ्त मुफ्त, माफ माफ माफ। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो पढ़ो नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है? डू नथिंग। इसका ट्रीटमेंट है डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, माफ, जाओ छोड़ दो, इग्नोर। इसको टच ना करने के मार्क्स हैं। सवाल में नजर आया, इसको छोड़ देना, माफ है, जाओ जाओ ऐश करो। सही। तो बेटा मैंने टॉप पे क्या लिखा है? बेनिफिट्स। इस चैप्टर का मेजर काम ही बेनिफिट्स है इसमें। तो बेनिफिट्स का लफ्जी तर्जुमा क्या है? फायदा। बेनिफिट्स का लफ्जी तर्जुमा क्या है? बोलो, फायदा। तो फायदे दो टाइप के होंगे, या तो टैक्सेबल होंगे, ये क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। अगर टैक्सेबल होंगे तो उनकी वर्किंग करोगे और उनको एम्प्लॉयमेंट इनकम की शीट में जाके ऐड कर दोगे। सही। और अगर एग्जेम्प्ट होंगे, और अगर एग्जेम्प्ट होंगे तो आप उसको इग्नोर कर देना, डू नथिंग, माफ है, जाओ, माफ है। ओके, ठीक है जी। अब बच्चे ने कहा उस्ताद अभी तक जो आप कल परसों से पढ़ा रहे थे वो, सॉरी, सुने, कल परसों से जो आप पढ़ा रहे थे वो टैक्सेबल थे। जो अभी तक हम बेनिफिट पढ़ रहे थे वो कौन से वाले थे बेटा? टैक्सेबल थे ना। अब हम जो पढ़ेंगे वो एग्जेम्प्ट बेनिफिट पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो एग्जेम्प्ट बेनिफिट पढ़ेंगे। अब एग्जेम्प्ट बेनिफिट की एक पूरी लिस्ट है, सुनो। ये लिस्ट तुम्हारे बुक में भी है, मेरे ख्याल से पेज नंबर 25-26 पे कहीं होगी। अभी तुम्हारे कुछ सिंपल नजर आ रही होगी, मैं सब कुछ एक एक चीज आपके सामने लिखूंगा, यानी आपके सामने ये देखो स्क्रीन पे आ रही है, एक एक चीज है, ठीक है। अगर एक आध चीज बुक में नहीं है, वो मैंने यहाँ एडिशनल टाइप की है, वो मैं क्लास में लिखवाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, वो लिख लेना। एक आध चीज बुक में नहीं होती। चलो जी, पॉइंट नंबर, अब देखो ये पूरी लिस्ट है एग्जाम बेनिफिट की, ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट बता रहा हूँ, सही। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर ए, ए पॉइंट देखो क्या लिखा है।
एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज बाय जेन्युइन थर्ड पार्टीज। जेन्युइन पेज नंबर 22 पे, भाई पेज नंबर 22 पे, सही। अब जरा बात को सुनना, आप लोग जरा अब फुल टाइम इन्वॉल्व हो जाएं, और जब लिखना हो तो मुझे बोल भी देना, कोई चीज रिपीट करवानी हो जो भी ये बोल देना यार, मसला ठीक है। पहला पॉइंट नंबर ए देखें, ए पे बात कर रहा हूँ, ए पे एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज बाय जेन्युइन थर्ड पार्टी। अच्छा मैं पूरा पूरा रीड नहीं करूंगा, मैं आपको वैसे समझाऊंगा, सुनो। देखो भाई, हमारे एम्प्लॉय को किसी थर्ड पार्टी ने, कोई और कंपनी है जो हमसे रिश्ता जोड़ना चाह रही थी, तो उन्होंने आके हमारे एम्प्लॉयज को क्रिकेट के टिकट्स दिए, सिनेमा के टिकट दिए, मूवीज के टिकट दिए, ड्रामे के टिकट दिए, एंटरटेनमेंट वाउचर्स दिए, सही। तो ये फुल टाइम एग्जाम है, इन पर कोई टैक्स नहीं है, इन पर कोई टैक्स नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड बाय जेन्युइन थर्ड पार्टी, जेन्युइन थर्ड पार्टी, सही है। तो थर्ड पार्टीज अगर हमारे एम्प्लॉयज को कोई भी एंटरटेनमेंट वगैरह की टिकट्स वगैरह दे, माफ है। अब सुनो नेक्स्ट बी, ये पढ़ें क्या लिखा है, गिफ्ट ऑफ गुड्स, गिफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज, गिफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज। एक मिनट समझाता हूँ, इसकी लिमिट है 250 पाउंड। ये देखो मैं यहाँ स्केच बना के समझाता हूँ। ये हमारा फिस्कल ईयर है, याद रखना, एक थर्ड पार्टी हमारे एक एम्प्लॉय को जो एक फिस्कल ईयर में गिफ्ट देती है ना, अगर वो 250 पाउंड से क्रॉस कर गया तो फिर वो टैक्सेबल है। 250 पाउंड के अंदर अंदर है तो माफ है। वापस बोलता हूँ, एक थर्ड पार्टी हमारे एक एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दे रही है ना, वो गिफ्ट चेक करना, सुनो। पहले उस थर्ड पार्टी ने फिस्कल ईयर के शुरू में 50 पाउंड का गिफ्ट दिया, ये देखें स्क्रीन पे। फिर उसी थर्ड पार्टी ने दिया 30 पाउंड का, फिर उसने दिया 100 पाउंड का, सही है। बताओ एक साल में कितने गिफ्ट दिए, एक 50 का दिया, एक 30 का दिया और एक 100 का दिया है। 50, 30 और 100 कितना होता है, 180। तो 180 250 पाउंड से कम है, माफ है। लेकिन अगर इन केस ये बन जाता 300 पाउंड, कितना बन जाता, तो ये 300 पाउंड फुल टाइम टैक्सेबल होता, नॉट जस्ट एक्सेस, यानी ऐसा नहीं होता 300 माइनस 250, बल्कि पूरा 300 टैक्सेबल होता। देखो, इफ द 250 पाउंड लिमिट इज एक्सीडेड, देन फुल अमाउंट इज टैक्सेबल, नॉट जस्ट एक्सेस, सही है। तो देखो पॉइंट नंबर ए में क्या था, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अगर कोई भी हमारे एम्प्लॉयज को दे रहा है, माफ है, फुल माफ है। लेकिन गिफ्ट्स में क्या है, एक थर्ड पार्टी हमारे एक एम्प्लॉय को जो पूरे फिस्कल ईयर में गिफ्ट दे रही है, अगर वो 250 पाउंड से कम है, अगर वो 250 पाउंड से कम है तो माफ है, अगर वो 250 पाउंड से ज्यादा है तो बेटा वो फुल 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 टाइम टैक्सेबल होगा, नॉट जस्ट एक्सेस, सही। अब एक आध एक 30 सेकंड की खामोशी को लिखना हो ऐसा तो, भाई हर एक एक थर्ड पार्टी को अलग अलग देखेंगे, सही है। एक थर्ड पार्टी अलग, हर थर्ड पार्टी अलग अलग देखी जाएगी, और हर एक का 250 पाउंड की लिमिट है अलग। अब अब ये पॉइंट नंबर सी है, नॉन कैश, क्या लिखा है, नॉन कैश अवार्ड फॉर लॉन्ग सर्विस, नॉन कैश अवार्ड फॉर लॉन्ग सर्विस। ये इसने तो जो भी लिखा हुआ है, मैं आपको इसका बच्चों वाली समरी लिखवा के समझा देता हूँ, सही है। बच्चों वाली समरी सुनो भाई, इसको बोलते हैं लॉन्ग सर्विस अवार्ड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, लॉन्ग सर्विस अवार्ड। सवाल, क्या लॉन्ग सर्विस अवार्ड माफ है? हाँ माफ है, अगर ये 4 शर्तें मीट हो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। नंबर 1 नॉन कैश हो, नंबर 2 20 ईयर्स की इंप्लॉयमेंट हो, लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो, आपको जो मैं पेन से लिख रहा हूँ नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे। सुनो क्या कह रहा हूं मैं, सुनो भैया मैं समझाता हूँ।
मैं पहले कह रहा हूं, मुझे अब ये बात 2-3 बार रिपीट करनी होगी और आपको बहुत ही गौर से सुननी होगी। पॉइंट नंबर सी की एक्सप्लेनेशन है बेटा, सुने। लॉन्ग सर्विस अवार्ड, लॉन्ग सर्विस अवार्ड का मतलब आपने कई साल एक इदारे में टिक गए। जैसे कुछ टीचर्स होती है, मैं देखता हूँ स्कूल की बेचारियां 25-25 साल 30-30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाती हैं, बहुत लॉयल्टी की बात है, बहुत। आजकल के दौर में एक हफ्ते में भाग जाते हैं लोग, वो दौर चल रहा है। तो अब अगर कोई लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग इतनी सर्विस दे तो यार इदारा उसको रिकग्नाइज करते हुए उसको अवार्ड देता है, सही है। तो अब ये लॉन्ग सर्विस अवार्ड टैक्स पर्पस के लिए माफ हो जाएगा अगर ये 4 शर्तें, देखो चार चार, ये 4 शर्तें एक साथ मीट हो जाए। नंबर 1, देखते रहो, नॉन कैश हो, पैसे ना हो, नॉन कैश हो, कोई वॉल क्लॉक हो, कोई घड़ी हो, कोई भी चीज हो, कोई गोल्ड की आइटम हो, नॉन कैश हो, कैश ना हो। नंबर 2, इस लड़के को या लड़की को 20 साल हो चुके हो कंपनी में काम करते हुए, 20 years, 20 साल इस कंपनी में हो चुके हों। नंबर 3, लास्ट 10 years से ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो, लास्ट 10 years से ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो। मैं वापस से पढ़ रहा हूं, सुनो। पहली बात, जो अवार्ड मिला है वो नॉन कैश हो, पैसे ना हो। दूसरी बात, इस लड़के को या लड़की को इस कंपनी में काम करते हुए 20 साल हो चुके हों। नंबर 3, लास्ट 10 years से ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो। और नंबर 4, ये सुनो, ये असल है, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुए, आवाज सुनो, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 पाउंड से। जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुए उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 50 पाउंड से। तो एक लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? एक लिमिट आ जाएगी। लेट अस से इसको 25 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 25 साल। ऑब्वियस सी बात है, 20 से तो ऊपर ही होंगे ना। अगर मैं ऊपर से चल रहा हूं तो 20 साल से तो ऊपर ही होंगे ना। इसको 25 साल हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? तो जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको 50 पाउंड पर ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 1250। अब ये लिमिट आ गई। अब इस लिमिट को कंपेयर करेंगे गिफ्ट की वैल्यू से। सुनो, अगर गिफ्ट की वैल्यू है लेट अस से 1100 पाउंड, कितनी है? अगर गिफ्ट की वैल्यू कितनी है? 1100 पाउंड की गिफ्ट की वैल्यू है। अगर गिफ्ट की वैल्यू इस लिमिट से कम है तो माफ है। अगर गिफ्ट की वैल्यू इस लिमिट से कम है तो माफ है, वरना फुल टाइम टैक्सेबल है, नॉट जस्ट एक्सेस। अगर गिफ्ट की वैल्यू इस लिमिट से कम है तो माफ है, वरना फुल टाइम टैक्सेबल है, नॉट जस्ट एक्सेस। बच्चे ने कहा रिपीट, चलो रिपीट। लॉन्ग सर्विस अवार्ड माफ हो जाएगा, यस, अगर ये 4 शर्तें मीटो। चार, नॉन कैश हो, पैसे ना हो। नंबर 2, इस लड़के या लड़की को कंपनी में काम करते हुए 20 साल हो चुके हो। नंबर तीन, लास्ट 10 years से ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो। और नंबर 4 क्या था? जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए हो, ऑब्वियस सी बात है 20 से ऊपर ही होंगे, उन एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को 50 पाउंड से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? 50 पाउंड से। एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना? 50 पाउंड से। तो एक लिमिट आ जाएगी। बस गिफ्ट की वैल्यू उस लिमिट से कम होनी चाहिए, गिफ्ट की वैल्यू उस लिमिट से। तो मैंने अपने पास, मैंने 25 साल गिने, 25 इंटू 50, 1250 की लिमिट आई है। और मैंने यूं सोचा कि गिफ्ट की वैल्यू 1100 पाउंड है, तो ऐसी सूरत हाल में ये एग्जाम्प्ट है। और अगर ये गिफ्ट की वैल्यू लिमिट से ज्यादा होती तो फिर ये फुल टाइम टैक्सेबल होता। हाँ जी, इसको लिख लो, इसको लिख लो। जिस तरह उसमें लिखा हुआ है ना, उससे बेहतर है आप इस तरह अपने अपने नंबर्स में लिख लो बेटा ये। ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ भाई, 50 पाउंड पर ईयर फिक्स है। ये 50 पाउंड पर ईयर फिक्स है। लेकिन ये जो 25 साल है ना, मैंने अपनी तरफ से गिने। ये क्वेश्चन में 23 साल भी हो सकते हैं, 22 साल भी हो सकते हैं, लेकिन 50 पाउंड पर ईयर फिक्स है। ये चारों शर्तें बेटा फिक्स है बाय लॉ। ये चारों शर्तें फिक्स है बाय लॉ। हाँ, एक और सवाल आया है। अगर इनकेस बेटा मेरी लिमिट इस बार 1250 पाउंड बनी है,
मेरी लिमिट कितनी बनी है, 1250 पाउंड बनी है। अगर गिफ्ट होता 1500 पाउंड का तो फुल 1500 पाउंड टैक्सेबल होते हैं, नॉट जस्ट एक्सेस। फुल 1500 पाउंड टैक्सेबल होते हैं, नॉट जस्ट एक्सेस। ओके, हाँ जी। अब मैं एक बात कर रहा हूं, मैं फिर एक बार रिकॉल करता हूं, सुनो। लॉन्ग सर्विस अवार्ड माफ है, हाँ माफ है, अगर 4 शर्तें मीट हो जाएं। नंबर 1, कैश ना हो। नंबर 2, इस लड़के या लड़की को 20 साल या उससे ज्यादा टाइम हो चुका हो काम करते हुए इस कंपनी में। नंबर तीन लास्ट 10 ईयर से ऐसा कोई अवार्ड ना मिला हो। और नंबर 4, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए हो, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गए हो, उसको 50 पाउंड से मल्टीप्लाई करना, उसको 50 पाउंड से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ देखें, जितने भी एक्चुअल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए उसको 50 पाउंड से मल्टीप्लाई करना। एक लिमिट आएगी, उस लिमिट से गिफ्ट की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी माफी मिलेगी, वरना माफी नहीं मिलेगी। बस, ठीक। अब बात सुने, आ जाए वापस, ये आए पॉइंट नंबर डी। आपकी बुक में शायद पॉइंट नंबर डी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने कल रात को इसको सही की थी। क्या लिखा है, द फर्स्ट 8000 पाउंड ऑफ रिमूवल एक्सपेंसेस, द फर्स्ट 8000 पाउंड ऑफ रिमूवल एक्सपेंसेस, द फर्स्ट 8000 पाउंड ऑफ रिमूवल एक्सपेंसेस। मेरी तरफ वीडियो में देखें, वीडियो में इधर आ जाए, सुनो भाई बच्चों। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रीलोकेट किया, एक घर से दूसरे घर भेजा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक घर से दूसरे घर में भेजा, तो शिफ्टिंग की कॉस्ट लगती है ना। अगर वो पूरी शिफ्टिंग वगैरह की कॉस्ट 8000 पाउंड से कम है तो पूरी माफ है, 8000 पाउंड से कम है तो पूरी माफ है। और अगर 8000 पाउंड से ज्यादा है ना, तो जो एक्सेस होगी वो टैक्सेबल होगी। एक्सेस देखो, क्योंकि लिखा है द फर्स्ट 8000 पाउंड। मिसाल सुने, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिलोकेट करा, जब रिलोकेट करा तो लेटेस्ट से सिर्फ 6000 पाउंड का खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ यार, 6000 पाउंड इज लेस देन 8000 पाउंड। 6000 पाउंड इज लेस देन 8000 पाउंड। 6000 पाउंड इज लेस देन 8000 पाउंड। ओके, तो ऐसी सूरत हाल में ये फुल माफ है। अगर ये एग्जैक्ट 8 होता तो भी फुल माफ होता, लेकिन अगर यूं लिखा हुआ कि रीलोकेशन के वक्त 12000 पाउंड का खर्चा हुआ, रीलोकेशन के वक्त कितना खर्चा हुआ, 12000 पाउंड का खर्चा हुआ, तो बताओ 12000 8000 से कितना ज्यादा है, 12000 8000 से 4000 पाउंड ज्यादा है। तो ये 4000 पाउंड जो है ना, ये टैक्सेबल होंगे, ये शीट में ऐड हो जाएंगे आपके, ये शीट में ऐड हो जाएंगे। सही है, ओके। हाँ हाँ जी। अब उसके बाद, अब बेटा ये डी के बाद ये 1 और 2 ये इसकी तफसीलात इतनी काम। अब ये आ गया ई, सम चाइल्ड केयर। सम चाइल्ड केयर, ये देखो ई आ गया, सम चाइल्ड केयर, देखते रहो, ये अच्छा है, जबरदस्त है। सुनो भाई, क्या कहानी है बेटा। आपको पता है कि कुछ ये पाकिस्तान में भी अब तो ये चीज प्रमोट हो रही है, फॉरेन कंट्रीज में तो सभी काम करते हैं, मर्द औरत सब काम करते हैं। अब जब औरतें काम करती हैं तो औरतों के साथ बच्चे भी होते हैं, सही। तो बच्चा एक बहुत बड़ा हर्डल होता है उस औरत के काम में, ये मान लो। तो ये मसला होता है कि फिर सेठ जो है ना, एम्प्लॉयर जो है ना, वो चाइल्ड केयर देते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ रख दें, ये बच्चे को हम संभालेंगे और आप काम करें, चाइल्ड केयर मिलता है आपको। सही है, सुनना और से। तो अब इस ये चाइल्ड केयर भी एक बेनिफिट है, अगर सेठ की तरफ से चाइल्ड केयर मिल रहा है, ये भी एक बेनिफिट है। अब इसका कानून क्या है, इस चाइल्ड केयर का कानून क्या है, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। अगर ये चाइल्ड केयर सेठ का अपना है, अगर सेठ ने खुद अपना चाइल्ड केयर बनाया हुआ है और अपने एम्प्लॉइज को बोला कि आप अपने बच्चों को यहाँ रख दें, तो अब एम्प्लॉइज के जितने भी बच्चे हैं, 3 4 5 जो भी बच्चे हैं, फुल टाइम ये बेनिफिट माफ है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर है, अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर है, अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर है और वो बोलता है एम्प्लॉय को कि आप अपने बच्चे को यहाँ रख दें, जितने भी बच्चे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, फुल माफ है। देखो पढ़ो, इफ एम्प्लॉयर हैज इट्स own child care, then it's a total exempt benefit for employee। पक्का। लेकिन सेकंड केस, सेठ का अपना चाइल्ड केयर नहीं है, सेठ का अपना चाइल्ड केयर नहीं है, और सेठ ने किसी अप्रूव बंदे से, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है चाइल्ड केयर की, कि यार हमारे एम्प्लॉय के बच्चे आपके पास आएंगे, आप उनको फ्री में एंटरटेन करना, पैसे हमसे ले लेना। तो अब सेठ का अपना चाइल्ड केयर नहीं है, तो अब एम्प्लॉय को एक हद तक माफ है, अब एम्प्लॉय को एक हद तक माफ है। अब सुने, अब देखो भाई, इनकम टैक्स तुम लोगों को पढ़ाया था पहले, सबको पढ़ाया था, कुछ ने अभी रिवाइज भी कराया था कुछ लोगों को। सुनो,
If employer has contracted with approved childcare, then exemptions are up to certain limit. अब सुनो, अब ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉय के हाल वो औकात पे. अगर एम्प्लॉय बेसिक रेट टैक्स पेयर, एम्प्लॉय कौन है? बेसिक रेट टैक्स पेयर है. सुनो, तो बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो कितनी माफी मिलेगी? फर्स्ट 55 पाउंड पर वीक तक माफ हो जाएगा. फर्स्ट 55 पाउंड पर वीक. परेशान ना हो, मैं अभी नंबर्स पे समझाऊंगा. अगर एम्प्लॉय हायर रेट टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 28 पाउंड पर वीक तक माफ होगा. और अगर एम्प्लॉय एडिशनल रेट, याद है एडिशनल रेट 45% वाला, 45% वाला, अगर एम्प्लॉय एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो कितना माफ होगा? फर्स्ट 25 पाउंड पर वीक तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा. फर्स्ट 25 पाउंड तक वीक तक पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा. वापस चाइल्ड केयर क्या था बेटा? कई बार जब लेडीज काम पे जाती हैं तो फिर उनका एम्प्लॉयर उनके बच्चों के लिए भी वो एंटरटेन वो करता है अरेंजमेंट, ताकि वो औरत काम कर सके. तो ऐसी सूरत हाल में अगर पहला केस ये भी एग्जाम में आया है, दोनों आए, अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर है और उसने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, तो एम्प्लॉय के जितने बच्चे भी उसमें रहते हैं कोई मसला नहीं है, फुल माफ, फुल माफ है, फुल माफ है. लेकिन अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर नहीं है, बल्कि सेठ ने किसी अप्रूव चाइल्ड केयर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारे एम्प्लॉय के बच्चे आएंगे, आप उनको एंटरटेन कर लेना, हम आपको पैसे दे देंगे, तो अब ऐसी सूरत हाल में एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, बिल्कुल फायदा हो रहा है. ये फायदा बस एक लिमिट तक माफ है, उसके आगे माफ नहीं है. और वो लिमिट देखी जाएगी इस एम्प्लॉय की औकात के हिसाब से. अगर एम्प्लॉय कौन है देखो, पहला, अगर एम्प्लॉय बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो कितनी माफी मिलेगी? फर्स्ट 55 पाउंड पर वीक तक माफ है. फर्स्ट 55 पाउंड पर वीक तक माफ है. अगर एम्प्लॉय हायर रेट टैक्स पेयर है, अगर एम्प्लॉय हायर रेट टैक्स पेयर है तो कितना माफ है? फर्स्ट 28 पाउंड पर वीक तक माफ है. और अगर एम्प्लॉय एडिशनल रेट टैक्स पेयर है 45% वाला, 45% वाला, तो फर्स्ट 25 पाउंड पर वीक तक माफ है. बच्चे ने पहला सवाल किया, सर क्या ये लिखा हुआ होगा सवाल में कि बंदा कौन सा रेट टैक्स पेयर है? लिखा हुआ भी होता है, वैसे लिखा हुआ होता है, वरना इनकम देख के भी पता लग जाता है. आप लोगों को याद होगा अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम 50,000 है तो वो 33,000 की कोई लिमिट नहीं थी, याद है? 33,500 उससे ज्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो हायर रेट टैक्स पेयर है. और अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम है 3 लाख या 2.5 लाख, तो वो 1.5 लाख से भी ऊपर है, तो वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है. सही है, तो औकात के हिसाब से माफी मिलेगी. अब मैं इसका प्रैक्टिकल तुम्हें 1 मिनट कराता हूँ, इस पॉइंट नंबर ई का प्रैक्टिकल. मेरी पहली रिक्वेस्ट क्या है आपको कि ये पॉइंट नंबर ई आप कॉपी करें. पॉइंट नंबर ई आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, पॉइंट नंबर ई बुक में नहीं है, लिखो ये. चलो मैं इसके सवाल कराता हूँ आप लोग को. एक्टिव, एक बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट आई है रिपीट की. बेटा सम चाइल्ड केयर का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बोला कि आजकल कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए समझ लो एक मिनी स्कूल या उनके टेक केयर के लिए कोई सेटअप बना के रखता है. तो अगर सेठ का अपना चाइल्ड केयर है जो उसने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए बनाया है, तो अब उसमें एम्प्लॉय के 3, 2, 4 बच्चे जितने भी जाएं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, माफ है, वो तो फुल माफ है सेठ का अगर अपना है तो. लेकिन अगर सेठ ने किसी और स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारे एम्प्लॉय के बच्चे आएंगे, आप उनको फ्री में एंटरटेन करें, हम आपको पैसे दे देंगे, तो अब सेठ का अपना चाइल्ड केयर नहीं है ना, तो ऐसी सूरत हाल में बस अब एक हद तक माफ है, और वो ये हद ये आपके सामने लिखी हुई है कि अगर एम्प्लॉय बेसिक रेट टैक्स पेयर है, याद है बेसिक रेट टैक्स पेयर जो 20% पे टैक्स देता था, तो फिर पहले 55 पाउंड माफ होंगे, फर्स्ट 55 पाउंड उस बेनिफिट के माफ होंगे पर वीक. ये पर वीक में ही होता है बेनिफिट. हाँ, अगर एम्प्लॉय हायर रेट टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 28 पाउंड पर वीक तक माफ होगा, और अगर एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 25 पाउंड पर वीक तक माफ होगा.
चलो मैं अब आपको इसका एक क्वेश्चन भी हजरात कराता हूँ, इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, सुनो। यहाँ देखें, आप लोगों ने लिख लिया भाई? ये चाइल्ड केयर का लिख लिया? बोलो। बच्चों चाइल्ड केयर कॉपी कर लिया? अब सुनो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, देखो उधर नीचे जाके, सुनो। यहाँ देखें, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड 45 pound per week चलो बेटा देखो, चलो बेटा देखो, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड 45 pounds per week वाउचर फॉर चाइल्ड केयर फॉर 40 वीक्स दिस ईयर अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय हायर रेट टैक्स पेयर। देखो वाउचर देने का मतलब, इधर देखो, वाउचर देने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला आप फला जगह जाके फला स्कूल में जाके अपने बच्चे को पढ़ा लें, फला जगह जाके अपने बच्चों को पढ़ा लें, सही है। 40 वीक तक के लिए दिया है, और पर वीक कितना दिया है? 45 पाउंड पर वीक। कितना दिया है? 45 पाउंड। और बताओ एम्प्लॉय कौन है? हायर रेट टैक्स पेयर। अब आपने ऊपर जाए देखें, ये देखे देखो, मैं ऊपर जाता हूँ। हायर रेट टैक्स पेयर के लिए कितनी माफी थी? देखो हायर रेट टैक्स पेयर के लिए फर्स्ट 28 माफ थी, पहले 28। अब देखो इसकी बच्चों वाली वर्किंग, यार होश में आ जाओ। ये होगा, देखो ये बेनिफिट होगा बेटा। आपको मिला कितना है? 45 पाउंड। लेकिन 45 में से कितने माफ है? 28 माफ है। 45 में से कितने माफ है? 28 माफ है। तो पर वीक कितना टैक्सेबल हुआ? 45 माइनस 28, आई थिंक 17 है। मल्टीप्लाई बाय ये एक वीक का बेनिफिट आ गया, इंटू 40 वीक्स कर दो, इंटू 40 वीक्स कर दो, आपका टोटल बेनिफिट आ जाएगा। करो। 680 बेटा, ये 680 पाउंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 680 पाउंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सही है। तो आप एम्प्लॉय की औकात के हिसाब से आपको माफी मिलेगी। क्या देखो इस बार हायर रेट टैक्स पेयर था तो कितना माफ हुआ? 28। तो मिला था 45, मिला कितना था? तो 45 में से 45 में से 28 माफ हो गया। बेटा इसको जल्दी से कॉपी करें, आराम से कॉपी करें बेटा, प्लीज कॉपी कर लें। हम्म हम्म अच्छा बात सुने, लिख लिया बेटा? मैं जरा सा चेंजेस करूं सवाल में, आप लोग करके दो। अब मैं इसको कर रहा हूं 60 पाउंड पर वीक, और ये आपको मिला है, एम्प्लॉयर ने आपको दिया है कितने वीक्स के लिए? 30 वीक्स के लिए दिया है। और एम्प्लॉय अब है, एक मिसाल दे रहा हूं, बेसिक रेट टैक्स पेयर। चलो तुम लोग करके दो, तुम लोग करके दो, चलो बेटा। 60 पाउंड पर वीक का वाउचर मिला है।
कला देखो, अब बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है, बेसिक रेट को कितना माफ होता है? 55 माफ होता है ना, तो 60 मिला है हमें, 60 में से 55 माफ है, 60 माइनस 55 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय कितना? 30, 5 इंटू 30 कितना हुआ? आंसर इज 150। बच्चों यही है, बोलो। हाँ जी। यही है, बोलो। सही समझ गए नौजवानों? इसको भी कॉपी करना है, कर लो। कॉपी करना है, कर लो। बेटा इसको अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 30 वीक्स अपॉर्शन ही है ना, जब बस साल के जितने वीक्स हैं उन एक्चुअल वीक्स का ही होगा, जितने भी वीक्स हैं उनके एक्चुअल वीक्स का ही होगा। अच्छा जी, तो बेटा मैं अपनी बात को फाइनलाइज कर रहा हूँ, जरा सुने। क्या देखें कि सम चाइल्ड केयर में मैंने क्या बताया कि अगर चाइल्ड केयर सेट का अपना है, चाइल्ड केयर सेट का अपना है, तो ऐसी सूरत हाल में एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे उसमें जाएं कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सेट का अपना चाइल्ड केयर नहीं है, उसने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आपको वाउचर दे रहा है कि आप जाएं वहां जाके बेनिफिट एंजॉय करें, तो अब इस हद तक माफ होगा डिपेंडिंग ऑन दी औकात ऑफ एम्प्लॉय। बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए इतना माफ है, हायर रेट और एडिशनल रेट प्लीज ये भूलना नहीं है, ये मेरी बुक में भी नहीं लिखा हुआ, ये अलग से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? ओके बेटा अलर्ट हो जाओ, चलो चलो जी। आज तो तुम लोग यार आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सोचो ना यार, अभी तुम घर से निकल के आते सुबह तुम्हें कितने बजे उठना पड़ता? 8 बजे उठते तुम, अभी तुम उठे हो आज 10 बजे उठ के डायरेक्ट कंप्यूटर खोल लिया है। चलो भाई, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, स्पोर्टिंग एंड स्पॉटिंग लिखा हुआ है यार, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, स्पोर्टिंग है, स्पोर्टिंग, बेवकूफ लोग यार, सॉरी। स्पोर्टिंग समझते हो ना, स्पोर्ट, स्विमिंग और ये सब स्पोर्ट, स्पोर्टिंग एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अवेलेबल टू एम्प्लॉयज जनरली, नॉट टू द जनरल पब्लिक। अब सुनो यार, इसने इधर जो भी लिखा हुआ है आप मेरी तरफ देख लो, इधर देखो। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एक क्लब बनाया और अपने तमाम एम्प्लॉयज, टू ऑल एम्प्लॉयज, काला गोरा लंबा छोटा सारे एम्प्लॉय को बोला जाओ तुम लोग सब पूल में कूद जाओ, और इन सबको ये अगर बेनिफिट दिया है तो ये माफ है, ये माफ है, सबको दिया है ना, क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, सबके यहाँ बराबरी की है, बड़े छोटे के साथ सबके यहाँ बराबरी की है, और इस बेनिफिट का ताल्लुक हेल्थ से यार, तो गवर्नमेंट भी चाहती है लोगों की हेल्थ अच्छी हो, और लोग अगर जितनी एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये सब जिमिंग करेंगे, तो लोग उतने अच्छे रहेंगे, तो और हेल्थ अच्छी रहेगी लोगों की, सही है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती है। तो बेटा गवर्नमेंट ने पहले तो ये बोला कि अगर सेठ ने अपना क्लब बनाया है, सेठ का अपना क्लब है, और उसने बोला है कि सारे एम्प्लॉयज हमारे यूज़ करें, और ऐसी कंपनीज में होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब करो ना, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हेड ऑफिस में बहुत आउट क्लास जिम है, यानी कराची का कोई वन ऑफ द बेस्ट जिम है, और ऐसे कितने इदारे हैं जहाँ हर जगह आईसीआई वगैरह हर जगह अच्छी जगहों पे जिम होता है, और कुछ लोग तो स्विमिंग पूल वगैरह पूरी फैसिलिटीज देते हैं, डिपेंड करता है, सही। तो अगर सेठ ने अपना सेटअप बनाया हुआ और अपने एम्प्लॉयज को बोला सब यूज करो, फुल माफ है, फुल माफ है। लेकिन सेठ, अब सुनो भाई, एक्टिव, कभी कभार सेठ अपने कुछ सीनियर एम्प्लॉयज को बोलता है जाओ तुम कराची क्लब जाके एंजॉय करो, मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, जाओ तुम गोल्फ क्लब जाओ, तुम साउथ एंड क्लब जाओ, हाँ। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये वाला जो बेनिफिट है ये बड़े सीनियर अमीर अमीर एम्प्लॉयज को दिया जाता है। तो याद है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अमीरों को नहीं छोड़ते, तो ये वाला बेनिफिट फुल टाइम टैक्सेबल है। अब अगर सेठ ने आपकी कोई मेंबरशिप कराई है ना कहीं किसी क्लब में, और सेठ मेंबरशिप फीस दे रहा है, तो ये फुल टाइम टैक्सेबल होगा, ये फुल टाइम टैक्सेबल होगा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अगर सेठ का अपना क्लब है, उसने तमाम एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है और बोला आप लोग यूज करें, तो ये माफ है। लेकिन अगर कुछ खास एम्प्लॉयज को भेज रहा है कराची क्लब जाओ, गोल्फ क्लब जाओ, जाओ मैं पे कर दूंगा, तो अब ऐसी सूरत हाल में ये बेनिफिट फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा,
क्योंकि अब इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया है। अब इसमें क्या आ गया है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया है। ओके, पॉइंट नंबर जी, एसेट्स और सर्विसेज यूज्ड इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही है जी, सामने देखें बेटा। अब जरा इसमें हर चीज इतनी डिटेल नहीं है। अब ये सब कुछ चीजें बिल्कुल रीडिंग वाली हैं, बेफिक्र हो जाओ, डरो मत। पॉइंट नंबर जी पे बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार कुछ टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है जो उसको अपने साथ कैरी करने होते हैं। टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉय को कैरी करने होते हैं, तो वो उन टूल्स को कभी कभार घर भी ले जाता है और उसका कुछ हद तक प्राइवेट यूज भी कर लेता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है वहां पर। सही है, प्रोवाइडेड के वो टूल्स उसको कैरी करने हो। देन वेलफेयर काउंसलिंग, पॉइंट नंबर एच, वेलफेयर काउंसलिंग। सर ये क्या है बेटा? कई बार सेट अपने एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करवाता है, एम्प्लॉयज को कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस वगैरह के लिए गोरों को बुलवाता है, काउंसलिंग करवाता है, तो इससे भी फायदा होता है एम्प्लॉय को, लेकिन ये वहां पे इस पर कोई टैक्स नहीं है, वेलफेयर काउंसलिंग पे कोई टैक्स नहीं है। देन पॉइंट नंबर आई, बाइसिकल्स और साइकिलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। सुनो भाई यार, अभी आपने बेटा जरा होश में, ऐसे नहीं, होश होश फुल होश प्लीज। अभी ऊपर एक चीज पड़ी थी, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, याद करो। अभी ऊपर एक चीज पड़ी थी, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, जिसमें तुम्हें 20% का बेनिफिट कैलकुलेट करना सिखाया था, 20%, याद है? वो तमाम एसेट पे, बाइसिकल पे नहीं है, बाइसिकल पे नहीं है। बाइसिकल या बाइसिकल सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह दी गई है ना, तो उस पर कोई यूजेज बेनिफिट अराइज नहीं होगा। क्यों बेटा? बाइसिकल का ताल्लुक अगेन हेल्थ से है। बाइसिकल से ट्रैफिक कम होता है, बाइसिकल पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, बाइसिकल से इंसान की थाइस बनती है भाई, बड़े बड़े फिल्म स्टार साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो बाइसिकल इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर सोसाइटी, पोल्यूशन नहीं है। तो देखो, बाइसिकल को प्रमोट करने के लिए बोला है कि बाइसिकल अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है ना, तो उस पर कोई यूजेज बेनिफिट, वो 20% वाला बेनिफिट भी अराइज नहीं होगा, उस पर वो 20% वाला बेनिफिट भी अराइज नहीं होगा। ओके, देन पॉइंट नंबर जे, वर्क प्लेस पार्किंग। वर्क प्लेस पार्किंग, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तवज्जो सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो वर्क प्लेस की पार्किंग है ना, उसकी पेमेंट सेट कर रहा है, तो ये बेनिफिट भी माफ है। आप पाकिस्तान को ना समझे, हाँ, यूके में मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इतनी महंगी है पार्किंग के आंसू निकल जाते हैं। बड़े बड़े सेठ अपनी गाड़ियां दूसरे एरिया में पास पार्क करके बस में आते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये सच है। यूके में पार्किंग इतनी महंगी है कुछ जगहों पे कि अमीर अमीर लोग भी उस एरिया से नहीं गुजरते उसमें पार्क, वो कहते हैं हम अपनी गाड़ी दूर रखेंगे, और वहां से फिर वो बस में और ट्रेन में आ रहे होते हैं। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, तो ये बड़ा महंगा बेनिफिट होता है। तो वर्क प्लेस पार्किंग माफ है। पॉइंट नंबर के, अप टू, भाई ये नंबर एक याद करना है, अप टू 15480, 15,480 अयर, अयर पेड टू एम्प्लॉय हु इज ऑन अ फुल टाइम कोर्स। अब आपका जो सेट है ना, वो एम्प्लॉय को कोई फुल टाइम कोर्स करा रहा है, एसीसीए करा रहा है, एमबीए करा रहा है, कोई बड़ा फुल टाइम कोर्स करा रहा है, लास्टिंग एट लीस्ट अ ईयर। पहली शर्त, वो कोर्स कम से कम 1 साल का हो। वो कोर्स कम से कम कितना हो? 1 साल का हो, विथ एवरेज फुल टाइम अटेंडेंस ऑफ 20 वीक्स अ ईयर, और एम्प्लॉय कम से कम साल में 20 हफ्ते उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फुल टाइम कोर्स पढ़ा रहा है, एमबीए, बीबीए, कोई भी, एसीसी, आईसीडब्ल्यू, सही, तो वो माफ हो जाएगा। हाँ, माफ हो जाएगा, शर्तें सुनो। कम से कम वो कोर्स 1 साल का हो, कम से कम कितना हो? 1 साल का हो। नंबर टू, एम्प्लॉय की एवरेज अटेंडेंस कितनी हो उसमें? 20 वीक्स अ ईयर हो, कम से कम। और नंबर 3, 158,480 से कम पे किया हो पर ईयर। सेट ने 15480 से कम पे किया हो तो माफ हो जाएगा, फिर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन पढ़ो, इफ द 15480 लिमिट इज एक्सीडेड, द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। फिर होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट जस्ट एक्सेस। अगर 16,000 पाउंड पे कर दिए तो पूरे के पूरे 16,000 पाउंड, पूरे के पूरे 16,000 पाउंड टैक्सेबल हो जाएंगे, नॉट जस्ट एक्सेस, नॉट जस्ट एक्सेस। ठीक है जी, नहीं समझे? अगर 15480 से ज्यादा हुआ तो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या क्या शर्तें? कम से कम 1 साल का कोर्स। नंबर 2 क्या बताया? एवरेज अटेंडेंस कितनी है उसकी? 20 वीक से ईयर हो एटलीस्ट, और इस अमाउंट से कम पे हुआ। पॉइंट नंबर के बाद है एल,
वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट। यार सेट अगर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कराए, बेटा ये बहुत कॉमन है, IFRS की ट्रेनिंग भी होती है, टैक्स की ट्रेनिंग तो बहुत होती है, इन हाउस ट्रेनिंग भी कराते हैं, बाहर भी भेजते हैं, दूसरी जगहों पे मैरियट शेरेटन में हो रही होती ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग्स पूरी माफ है, इसको कोई टैक्स नहीं। पॉइंट नंबर M, एयर माइल्स और कार फ्यूल कूपन्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर बट यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। सुनो बेटा, आपको ये चीज पता होगी कि जो लोग ज़्यादा एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, तो जब आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हो तो आपके पॉइंट्स बनते हैं एयरलाइन में, तो कई बार एयरलाइन गिफ्ट्स भी देती है, तो एयरलाइन आपको फ्री फ्यूल वाउचर्स वगैरह दे देती है, तो वो वाउचर्स अगर एम्प्लॉय को मिल गए हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ बात को सुनो, लेकिन वो जो जर्नीज है ना, वो बिजनेस की जर्नीज है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भेजता है बार बार बाहर अपने बिजनेस जर्नी से रिलेटेड कि जाओ तुम फला डील करके आओ, फला मीटिंग करके आओ। तो अब ये जो ट्रैवलिंग हो रही है सारी बिजनेस ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग कौन सी है? इस बिजनेस ट्रैवलिंग की वजह से पॉइंट्स बनते हैं, इस बिजनेस ट्रैवलिंग की वजह से क्या बनते हैं? पॉइंट्स। तो कई बार एयरलाइन गिफ्ट दे देती है, फ्री फ्यूल के कूपन वगैरह दे देती है, बेशक अब उसको एम्प्लॉय प्राइवेट यूज करे तो कोई टैक्स नहीं है। ओके यार, इसको ऐसे ही है ना जैसे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स होते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे शॉपिंग कर रहे हो तो पॉइंट्स बन। सुनो यहाँ देख लें बेटा, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देती है, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है? पिक एंड ड्रॉप देती है, पिक एंड ड्रॉप देती है। गौर से सुनना, तो ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस माफ है अगर सेठ अपनी बसेस के थ्रू पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। और कभी कभार कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सब्सिडी भी देती है, यानी अपनी खुद की बसेस तो नहीं होती, वो लोकल बस वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हमारे एम्प्लॉयज आके बैठेंगे, कार्ड दिखाएंगे तो बजाय 20 रुपए के उससे 5 रुपए ले लेना। सही, तो इसको बोलते हैं सब्सिडी। इसको क्या बोलते हैं? तो ये दोनों बेनिफिट्स माफ है, दोनों बेनिफिट्स माफ है। सेठ आपको बस में पिक एंड ड्रॉप दे रहा है वो भी माफ है, और अगर सेठ की अपनी बस नहीं है तो वो बस वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हमारे एम्प्लॉयज आके बैठेंगे, तो जब हमारे एम्प्लॉयज आके बैठे तो उनको उनसे आप पैसे कम लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, तो ये बेनिफिट भी माफ है, ये बेनिफिट भी क्या है? माफ है। ओके, अब ओ चलो भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान आज का दिन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और ओवरनाइट कॉस्ट वेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज डिस्प्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल एक्शन। दंगे, हालात खराब हो गए भाई, हो जाते हैं, यूके वाले भी शरीफ लोग नहीं, मारते बहुत है बेटा वो भी। सुने, हालात खराब हो गए, तो हालात खराब होने की वजह से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, तो अब यानी वो बसेज और वो ट्रेन वगैरह सिस्टम बंद हो गया। तो अब सेठ ने अपने एम्प्लॉय को टैक्सी के एक्स्ट्रा पैसे दिए, सेठ ने अपने एम्प्लॉय को टैक्सी के एक्स्ट्रा पैसे दिए, बोला जा यार तू टैक्सी में जा। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये बेनिफिट भी माफ है, ये बेनिफिट भी। देखो, ट्रांसपोर्ट ओवरनाइट कॉस्ट वेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज डिसरप्टेड है, ये डिसरप्टेड है बाय इंडस्ट्रियल एक्शन। Point number P. Point number P. The private use of one mobile phone. The private use of one mobile phone, which can be a smartphone. Top up vouchers for exam mobile phone are also tax free. सुनो भाई, एक सेल फोन अगर सेठ ने आपको यूज करने के लिए दिया है, माफ है। पहला बस एक एक माफ है। उस सेल फोन में जो क्रेडिट डलवाया हुआ है वो भी माफ है, उस सेल फोन में जो क्रेडिट डलवाया हुआ है वो भी माफ है। सही है, एक सेल फोन माफ है, उस सेल फोन में जो क्रेडिट डला हुआ है वो भी माफ है। लेकिन एक के बाद अब जो एक्स्ट्रा फोन मिलेंगे ना, वो फोन पे नॉर्मल टैक्स देना होगा। कैसा टैक्स देना होगा? सोचो, क्या फोन गाड़ी है? क्या फोन गाड़ी है? नहीं। तो एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, तो जो भी उस कॉस्ट की फोन की कॉस्ट होगी उसका 20% आपका बेनिफिट अराइज हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, आराम से सुनो बेटा, ये पाकिस्तान में हर कंपनी देती है। आप लोग जॉब पे जाओगे ना तो आपको एक फोन सेट की तरफ से मिलेगा, ये नॉर्मल होता है, अच्छी कंपनी में दिया जाता है। सही है। सुनो, यहाँ तो देखें, तो अगर एक फोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो उस पर कोई बेनिफिट अराइज नहीं होगा, माफ है। उस फोन के अंदर जो क्रेडिट डलवाया गया है वो भी माफ है।
लेकिन हजरात एक के बाद अब दूसरा तीसरा चौथा जो भी फोन मिलेगा उन फोन पे टैक्स है। कैसे टैक्स है बेटा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। फोन क्या गाड़ी है? नहीं ना। तो याद है वो टॉपिक, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज, एसेट्स अदर देन कार फॉर प्राइवेट यूज। तो बेटा वही 20% वाला बेनिफिट अराइज हो जाएगा। लेकिन पहला फोन, एक फोन माफ है बस, एक फोन और उसका क्रेडिट, एक फोन और उसका विच कैन बी स्मार्टफोन, विच कैन बी स्मार्ट फोन। देन पॉइंट नंबर क्यू, employer provided uniforms, employer provided uniforms। सुनो भाई, ये क्या चीज है बेटा? कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको सेट यूनिफॉर्म पहन के आना होता है, सही है? तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो वो भी वहां पर उस पर कोई टैक्स नहीं, ठीक है? देन द कॉस्ट ऑफ स्टाफ पार्टीज, वेरी गुड वेरी गुड भाई। एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉय को बहुत सारे डिनर्स कराता है, बिल्कुल होता है। दिवाली डिनर, ईद डिनर, सुनो भाई एनुअल डिनर, हाँ जी, क्रिसमस डिनर, ये सारे इवेंट्स पे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स पे डिनर होते हैं। तो ये डिनर भी एक बेनिफिट है ना। अब इसके लिए क्या लिमिट है देखो सुनो, 150 पाउंड की लिमिट है। देखो सुनो, समझाता हूँ बेटा। आप सबको पता है कि कोई भी जब दावत होती है, कोई भी दावत होती है तो उसमें एक पर हेड कॉस्ट होती है ना। जैसे अक्सर हम लोग वलीमे में इनवाइट करते हैं, यार मैं वलीमे, मेरा वलीमा आ जाना, 1000 रुपए पर हेड का खाना है, मिस नहीं करना। तो यार एक पर हेड खाना होता है ना, हर हर दावत का एक पर हेड कॉस्ट होती है ना। तो आप लेटेस्ट से देखो, ये मैंने जो तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है ये फिस्कल ईयर है, क्या है? अब फिस्कल ईयर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की 4 दावतें की हैं। पहली दावत जो हुई है उसमें जो फूड था वो 20 पाउंड पर हेड था, दूसरी में 30 था, तीसरी में 40 था, चौथी में 30 था। ये एक साल में 4 पार्टीज हुई हैं। अब सुनो, इनको ऐड करो, 20 और 30, 50, 50 और 40, 90, 90 प्लस 30, 120, 90 प्लस 30, 120। बेटा ये 120 पाउंड 150 से कम है ना, 120 पाउंड 150 से कम है ना, तो ये पूरा माफ है। देख लो ऊपर पढ़ो, ये लिमिट देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 120 पाउंड, ये 120 पाउंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये 150 से कम है ना, तो फुल टाइम माफ है। लेकिन अगर ये 150 को क्रॉस कर जाए तो ये फुल टाइम टैक्सेबल है, नॉट जस्ट एक्सेस। भाई एक साल में जितनी भी, एक साल में जितनी भी पार्टीज हुई हैं, एक साल में जितनी भी पार्टीज हुई हैं, उनकी पर हेड कॉस्ट होगी, उन पर हेड कॉस्ट को ऐड कर लेना। अगर वो 150 पाउंड से कम है तो फुल माफ है, अगर 150 पाउंड से ज्यादा है तो फुल टाइम टैक्सेबल है, नॉट जस्ट एक्सेस। ओके, सुनो, पॉइंट नंबर एस, पॉइंट नंबर एस, सुनो भाई, पॉइंट नंबर एस, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड टू कवर ट्रीटमेंट व्हेन द एम्प्लॉय इज आउटसाइड द यूके। ओके ओके, सुकून। उसको पढ़ने से बेहतर है मेरी तरफ देख लो, मुझे सब पता है, मैं आपको समझा दूंगा। आप सुने, पहला केस, मेडिकल इंश्योरेंस का पहला केस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अब्रॉड भेजा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अब्रॉड भेजा काम के सिलसिले में, यूके से बाहर भेजा काम के सिलसिले में, सही है? अब इस पूरे सफर में उसने उसकी मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है, इस पूरे सफर में उसकी क्या कराई हुई है? मेडिकल इंश्योरेंस। ये बेनिफिट फुल टाइम माफ है, ये बेनिफिट फुल टाइम माफ है। इसकी लॉजिक क्या है बताऊं? लॉजिक दूं? क्योंकि जब वो 3 दिन के लिए उसको भेजा है ना, तो पूरे 3 दिन वो हालत एम्प्लॉयमेंट में, वो 3 के 3 दिन एम्प्लॉय, वर्ड सुनो, हालत हालत एम्प्लॉयमेंट में, हालत एम्प्लॉयमेंट में, तो ये माफ है। फिर से सुनो एक बार, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अब्रॉड भेजा है किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में, और इस पूरे सफर में उसकी मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस वाला बेनिफिट माफ है। इसकी लॉजिक क्या है? वैसे लॉजिक कोर्स में नहीं है, ऐसी सुन लो। इसकी लॉजिक ये कि पूरे सफर में वो हालत एम्प्लॉयमेंट में होगा, हालत एम्प्लॉयमेंट में होगा, सही है? लेकिन एक बंदा नॉर्मल यूके में जॉब कर रहा है, सुनो, एक बंदा नॉर्मल यूके में जॉब कर रहा है और उसके सेठ ने उसकी मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है, उसके सेठ ने उसकी क्या कराई हुई है? मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है, तो ये फुल टाइम टैक्सेबल होगी। जो पेमेंट सेट कर रहा होगा प्रीमियम की, वो फुल टाइम टैक्सेबल होगी, सही है? तो दो बातें, अगर अब्रॉड भेजा हुआ है और ड्यूरिंग द पूरा सफर आपकी वो मेडिकल इंश्योरेंस हुई है तो माफ, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन विद इन यूके आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हुई है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस फुल टाइम टैक्सेबल होगी, जितना सेट पे कर रहा है, जितना सेट पे कर रहा है। ओके,
हाँ जी। अब अगली बात सुनो, अगली बात तो सुनो। लेकिन एक चीज होती है रूटीन चेकअप्स। देखो अंदर लिखा होगा रूटीन चेकअप्स। आप लोगों ने F1 में पढ़ा है कि अगर कोई इंप्लॉय ऐसा हो जो बेचारा पूरा दिन कंप्यूटर के सामने काम कर रहा हो तो सेट उसके आई टेस्ट कराता है। F1 में हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ा है, आई टेस्ट होते हैं। कुछ इंप्लॉइज रबर की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ पूरा दिन धुआं उड़ रहा होता है, तो उनके कैंसर वगैरह के टेस्ट रूटीन हो रहे होते हैं। तो ऐसे टेस्ट माफ है। रूटीन चेकअप्स आर एग्जाम, रूटीन चेकअप्स आर एग्जाम। तो मैंने तीन बातें बोली। पहली, आपको अब्रॉड भेजा गया है बिजनेस के सिलसिले में और आपकी इंश्योरेंस कराई, मेडिकल इंश्योरेंस माफ। आप नॉर्मल विद इन यूके जॉब कर रहे हो और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हुई है फुल टाइम टैक्सेबल। लेकिन तीसरी बात बोली, बट रूटीन चेकअप्स आर एग्जाम्प्ट, जो इंप्लॉइज के होते हैं जो आपने F1 में पढ़े, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। सही है। अब अब आ जाओ, ये पॉइंट नंबर टी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर टी ये लोन से रिलेटेड, बेफिक्र हो जाओ, A1 समझ जाओगे, बहुत मजेदार चीज है ये। पॉइंट नंबर टी A1 चकास हो जाएगा। पॉइंट नंबर यू, यू अल्लाह जानता है आज ही पढ़ाया, आज ही पढ़ाया। जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन याद है? जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन आज ही तो पढ़ा है कि अगर किसी अकोमोडेशन की तीन में से कोई एक कंडीशन मीट हो जाए तो उस पर ठप्पा स्टैंप लगता है कि वो जॉब रिलेटेड हो जाता है, उस पर ठप्पा लग जाता है कि वो क्या हो जाता है, जॉब रिलेटेड हो जाता है। चलो रिवाइज करा देता हूँ, सुनो। पहला क्या था? वो अकोमोडेशन जो एम्प्लॉय की, वो अकोमोडेशन जिसके बगैर वो जॉब ही ना कर सकता। एग्जाम्पल केयर टेकर, चौकीदार, भूल गए प्लॉट की एग्जाम्पल। नंबर टू, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड इट इज कस्टमरी टू दैट प्रोफेशन, एग्जाम्पल आर्मी ने भी, याद है? और नंबर थ्री क्या था? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जान को खतरा है और एम्प्लॉयर ने उसको घर दिया है, तो ये भी जॉब रिलेटेड था, याद है? तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन आपको ऊपर पढ़ाया आज भाई, दिखा देता हूँ यार झूठो। ये देखो, ये जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन आज पढ़ाया तो है, ये आज पढ़ाया था ना बेटा, आज क्लास शुरू होते ही पहले पढ़ाया है। तो ये भी इसकी वजह से, इसमें भी एग्जामेशन थी ना, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन में, याद है एग्जामेशन थी बेटा, एग्जामेशन। तो ये उसी एग्जाम बेनिफिट में भी उसको कनेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, यू के बाद है वी, वी वी वी, employer contributions towards the additional household costs incurred by an employee who works wholly or partly at home. Very good, very good। सामने देखें भाई, अब तुम लोग ये देखो, अब ईमानदारी से देखो, आंखें खोल के देख लो। मेरे कितने जानने वाले हैं जो यूके यूएस में हैं, जो अब घर बैठ के जॉब करते हैं। यस, 5 दिन की अगर उनकी जॉब है तो 2 दिन बस जॉब पे जाते हैं, 3 दिन घर में बैठते हैं। ये बहुत कॉमन है यार, टेक्नोलॉजी का यूज है। ये तो हमारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, हकीकत कह रहा हूँ। इवन चलो मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, हमारा जो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, हमारा ऑनलाइन टीचिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कितने टीचर्स ऐसे हैं जो अपने घर पे बैठ के पढ़ाते हैं, यानी वो हमारे एम्प्लॉइज हैं और घर बैठ के काम कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? तो अब आजकल के दौर में बहुत कॉमन है कि लोग घर पे बैठ के जॉब करते हैं। तो जब घर पे बैठ के जॉब करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट अराइज होती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसे इंटरनेट का हाई फाई कनेक्शन ले लिया, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा आएगा, कुछ और प्रिंटिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। तो सेट आपको ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है इसकी पेमेंट करता है। सेट आपको ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है, हाँ, सेट आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है इसकी पेमेंट करता है। सही है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। हाँ, तो अब ये कितना माफ है देखो, सुनो पढ़ो। पेमेंट्स अप टू £4 अ वीक, पेमेंट अब बस £4 तक माफ है। £4 पर वीक माफ है, यानी £4 पर वीक का मतलब £18 पर मंथ। अगर उससे कम है ना तो माफ है, अगर उससे ज्यादा दे रहा है ना तो उसके बाद जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। सही है। बस £4 पर वीक तक माफ है जो सेट इसके लिए पेमेंट कर रहा है। बेटा सोचो ना, आप घर पे जॉब करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट अराइज होगी, तो सेट आपको उसकी पेमेंट करता है। अगर वो £4 पर वीक से कम है तो माफ है, £4 पर वीक से ज्यादा है तो जो एक्सेस होगा वो आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा। ओके, वैसे ये कभी आज तक हिस्ट्री में आया नहीं है, लेकिन स्टिल आपको आना सब चाहिए। ओके, अब उसके बाद पॉइंट नंबर डब्ल्यू, पॉइंट नंबर डब्ल्यू, पॉइंट नंबर डब्ल्यू के आगे अगर बुक सामने है उस पर लिख दो खर्ची, खर्ची। पॉइंट नंबर डब्ल्यू इज खर्ची। खैर यार मेरा चार्ज खत्म हो रहा है मेरी स्क्रीन का, देखो एरर आ गया, 1 मिनट, मैं जरा चार्जर लगा रहा हूँ। सुनो,
बात सुनो, पॉइंट नंबर डब्ल्यू इज खर्ची। आप लोग अगर मेरी तरफ देखेंगे तो मैं समझा दूंगा, आराम से समझा दूंगा, यूं 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 समझ जाओगे। पर्सनल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, बेटा ये बहुत कॉमन है। अल्लाह करे आप लोगों को भी ऐसी जॉब मिले जिसमें अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम करते हो ना, तो यूं यूं आपको भेजते हैं बाहर कि भाई आज जाएं, वो मीटिंग अटेंड करके आए, जाएं वो ट्रेनिंग अटेंड करके आए, वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएं, आज आप मलेशिया जाएं, आज यहाँ जाएं। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अब्रॉड भेजता है, अब्रॉड अब्रॉड, तो इंसान के बच्चे को अब्रॉड भेजा है ना, तो उस इंसान के बच्चे के कुछ पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं। उसका लॉन्ड्री का बिल होता है, उसको घर पे कॉलें करनी होती है, सब होता है ना पर्सनल खर्चे। तो सेठ अपने एम्प्लॉय को पर डे के हिसाब से खर्ची देता है, पर डे या पर नाइट, यानी 24 घंटे की खर्ची देता है। तो अगर ये देखो बेटा, ये अगर एब्रॉड भेजा है तो 10 पाउंड पर नाइट, 10 पाउंड पर नाइट या उससे कम अगर दे रहा है तो फुल माफ है। अगर 10 पाउंड पर नाइट से ज्यादा की खर्ची दे रहा है तो फुल टाइम टैक्सेबल है। यानी अगर 11 पाउंड की खर्ची दे रहा है तो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर 10 या उसके नीचे नीचे तो माफ है अब्रॉड के लिए। और 5 पाउंड पर नाइट है विद इन यूके। भाई यूके भी बहुत बड़ा है, यूके के अंदर स्कॉटलैंड भी है, यूके के अंदर वेल्स भी है भाई, यूके बहुत बड़ी जगह है। तो विद इन यूके भेजा है, विद इन यूके भेजा है ना, तो 5 पाउंड पर नाइट तक माफ है, उसके ऊपर फुल टाइम टैक्सेबल होगा, यानी फिर फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ बेटा, एम्प्लॉयर अपने बिजनेस के कामों के सिलसिले में अपने एम्प्लॉय को भेजता है बाहर, यार जा यार वो मीटिंग अटेंड करके आओ, वो करके आओ। तो अगर अब्रॉड भेजा है तो पर नाइट की खर्ची क्या रखी है, 10 पाउंड। 10 पाउंड या उससे कम है फुल माफ है, 10 पाउंड को क्रॉस करेगा तो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट जस्ट एक्सेस। और अगर विद इन यूके भेजा है, और अगर क्या भेजा है, विद इन यूके भेजा है, तो 5 पाउंड पर नाइट, 5 पाउंड पर नाइट तक माफ है। उसके आगे होगा ना अगर, तो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं जब 6-7 होगा तो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। सही है। तो पर्सनल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक खर्ची, लिख लो अगर लिखना है तो, ज्यादा तफसील बुक में लिखी हुई नहीं है। हाँ जी, बड़े हैं जी। पर्सनल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस समझ गए कि अगर अब्रॉड भेज रहे हैं तो फिर खर्ची कितनी है, 10 पाउंड से कम होनी चाहिए, वरना फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगी। और विद इन यूके अपने एम्प्लॉय को कहीं भेज रहे हो तो खर्ची 5 पाउंड से कम होनी चाहिए, खर्ची 5 पाउंड से कम होनी चाहिए, वरना फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर एक्स, ये नई चीज आई है अभी लास्ट ईयर, ये ऐड हुई है, इसको आराम से पढ़ लो भाई। रिकमेंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो एक होती है मेडिकल इंश्योरेंस, पहले मेरी तरफ देखो, एक होती है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब अल्लाह ना करे आप बीमार हुए ना, तो आपका इलाज इंश्योरेंस कंपनी करा देगी। सही है। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हुए तो आपका इलाज इंश्योरेंस कंपनी करा देगी, ये अलग चीज है। एक और चीज होती है कि आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है और अब आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आप बेड रेस्ट पे चले गए, तो अब आपके सेठ ने आपका इलाज कराया, अब आपके सेठ ने पेमेंट की है, उसकी बात हो रही है। सही है। पढ़ो, पढ़ो, आराम से पढ़ो। recommended medical treatment costing up to 500 pound per employee per tax year, 500 pound per employee per paid for by an employer. The treatment must be, beta पढ़ें, the treatment must be recommended in writing by health professional, doctor or nurse, and the purpose of treatment must to assist the employee to return to work after a period of injury of ill health lasting at least 28 days. If the payment exceed 500 in the tax year, they are wholly taxable. सुनो भाई,
अगर एम्प्लॉय बेचारा इंजर्ड हो गया है या बीमार हो गया है, इल हेल्थ की वजह से बहुत बुरी हालत में आ गया है, और अब वो यूं समझ लो कि अपने काम पे जा ही नहीं सकता, तो और डॉक्टर ने उसे लिख के दे दिया है कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए ज़रूरी है, तो अब अगर सेठ उसके लिए पेमेंट कर रहा है तो ये पेमेंट्स माफ हो जाएंगी, लेकिन बेटा एक फिस्कल ईयर में 500 पाउंड से कम होनी चाहिए। ऐसी पेमेंट एक फिस्कल ईयर में 500 पाउंड से कम होनी चाहिए तो माफ होगी, ठीक है। और अगर 500 पाउंड को एक्सीड कर जाएगी तो फुल टाइम टैक्सेबल। मैं फिर बोलता हूँ, ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, वो अलग चीज थी। मेडिकल इंश्योरेंस में तो सेठ आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा था और फिर इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज कराती थी। इसमें यह है कि आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, आप ऐसे बीमार हो गए कि आप 1 महीने से आ ही नहीं पा रहे 28 डेज से, सही। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपको डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये इलाज कराना है, और सेठ अगर उस इलाज के पेमेंट कर रहा है तो वो माफ हो जाएगी। अगर कितने से कम है बोलो, 500 पाउंड से कम है। अगर 500 पाउंड से कम है तो प्यारे बच्चों वो माफ हो जाएगी, अगर 500 पाउंड से ज्यादा है तो फिर वो फुल टाइम टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ जी। पॉइंट नंबर वाई, पॉइंट नंबर वाई इज इन हाउस बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर वाई, वाई इज इन हाउस बेनिफिट्स। इन हाउस बेनिफिट्स का मतलब क्या है, सुनो बेटा, यहाँ देखो, जिस चीज में सेठ डील कर रहा है, मेरी तरफ देखें, इन हाउस बेनिफिट्स का मतलब जिस चीज में सेठ डील कर रहा है वही चीज आपने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की। जिस प्रोडक्ट में एम्प्लॉय डील कर रहा है वही प्रोडक्ट आपने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की, सही है। तो ये इन हाउस बेनिफिट है। अब ये कितना टैक्सेबल होगा बताओ, पढ़ो। यार मैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, F5 और तुमने F2 कुछ पढ़ा हुआ है। बस मार्जिनल यानी एडिशनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर टैक्सेबल है, मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर टैक्सेबल है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, पास्ट पेपर से एग्जांपल देता हूँ, चलो सुनो। यार एक एम्प्लॉयर था, मेरी तरफ देखें, एक एम्प्लॉयर था जो खुद कराची क्लब का मालिक था। एम्प्लॉयर का अपना काम ही क्लब था, उसका क्लब था, कराची क्लब था, सही है। और उसने अपने एम्प्लॉय को सुनना, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तुम भी ये क्लब के बेनिफिट्स यूज कर लो, यहाँ काम भी करो, क्लब के बेनिफिट्स भी यूज कर लो। अब सुनना, खुद सेठ कराची क्लब का मालिक था और उसने अपने एम्प्लॉय को वही सर्विस दी जो सारे कस्टमर्स को दे रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ जो सेठ की एडिशन, मेरी तरफ देखो, जो सेठ की एडिशनल यानी मार्जिनल कॉस्ट लगी होगी ना, बस वो टैक्सेबल होगी। क्या मतलब, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा हुआ है यार, जो उस जगह का रेंट होगा, चाहे एम्प्लॉय यूज करे ना करे, रेंट तो लगता ही है, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इज टोटली इररेलेवेंट, फिक्स कॉस्ट इज टोटली इररेलेवेंट। अब सुनो, अब यहाँ सुने आप, आपको पता है क्लब में स्विमिंग पूल भी होता है, मैं सिर्फ समझाने के बोल रहा हूँ। अब जो भी बंदा वहां स्विमिंग करने आता है ना, तो वो एक टॉवल यूज करता है, तो वो टॉवल जो यूज होगा वो फिर एडिशनली वॉश होगा। जो भी टॉवल यूज होता है वो फिर वॉश होता है, अच्छे क्लब में तो यही रूटीन होता है। तो अब एम्प्लॉई ने आज स्विमिंग की और स्विमिंग के बाद एक टॉवल यूज करा, तो ये टॉवल वॉश करने की कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है ना, तो ये वाली कॉस्ट टैक्सेबल होगी। यानी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एडिशनल इंक्रीमेंटल, मार्जिनल एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट बस टैक्सेबल होगी। जो फिक्स कॉस्ट है वो टैक्सेबल नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट, याद है बेटा, सोचो ना। आप हमारे इदारे में सोचिए, हमारे पास 100 बच्चे हैं, 20 आए, 30 आए, फिक्स कॉस्ट तो उतनी लगती है, तो फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट। तो ऐसी सूरत हाल में इन हाउस बेनिफिट्स में सिर्फ क्या चीज टैक्सेबल होगी, मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। ओके, अच्छा भाई, अब ये क्या है, जेड, इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज बाय एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज बाय एम्प्लॉयर। भाई एक बात बोलूं, पाकिस्तान बहुत शरीफों वाली जगह है, फॉरेन इन मुल्कों में लॉ बहुत सख्त है यार। दुबई चले जाओ तुम, यूके, यूएस, भाई बहुत सख्त लॉ है। जरा गलती करी और आप गए। तो बेटा अब आपकी ऐसी जॉब थी, तवज्जो, अब आपकी ऐसी जॉब थी कि खतरा था कि उस जॉब में आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप ड्राइवर हो, ड्राइवर में आप किसी को मार दो या किसी की गाड़ी को हिट कर दो, तो यार गेम तो खराब हो जाएगी। तो अब आपके सेठ ने आपकी इंश्योरेंस करा दी है। अब आपके सेठ ने आपकी क्या करा दी है, इंश्योरेंस करा दी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई गलती हुई ना, तो अब जो भी केस होगा वो सारे खर्चे वगैरह इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सारे खर्चे वगैरह कौन पे करेगी,
इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो ऐसा बेनिफिट भी एग्जाम्प्ट है, ऐसा बेनिफिट भी क्या है, एग्जाम्प्ट है, ऐसा बेनिफिट भी एग्जाम्प्ट है। सही। तो अगर आपका सेठ आपकी इस तरह की कोई इंश्योरेंस करा रहा है जिससे आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी से प्रोटेक्शन मिल रही है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी से क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये बेनिफिट भी एग्जाम्प्ट बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी एग्जाम्प्ट बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। ओके, सही। हाँ जी। भाई ये एक्स और वाई को रिपीट करने की बात आई है, एक्स तो भाई एक बात बोलूं, ये जो इतनी लंबी स्टोरी लिखी हुई है ये इतनी रेलेवेंट नहीं होती बेटा, याद रखना। पहले सुनो, सुनो। हाँ बस अब एकदम कुछ 2 मिनट 5 मिनट में ऑफ हो जाएगा, डरो मत। एक्स में यार सिंपल ये है कि आपकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हुई, आप इस तरह बीमार हो गए हो कि आप 30 दिन तक जा नहीं सकते, यानी बहुत सीरियस बीमार हो गए, एक्सट्रीम कोई इंजरी हो गई है, कोई आप बहुत सिवियर बीमारी हो गई है, सुनो। तो 30 दिन तक आप 28 डेज तक घर वापस जा नहीं सकते, और अब आपको डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये इलाज कराना होगा। तो अब अगर उस इलाज के पैसे आपका सेठ पे कर रहा है, उस इलाज के पैसे आपका सेठ पे कर रहा है, तो ये आपके लिए माफ हो जाएगा अगर वो 500 पाउंड से कम है पर टैक्सी है, बस 500 पाउंड से कम। ऐसी कोई बीमारी हो गई कि आप वापस जा ही नहीं सकते, कम पड़े हो बेड पे लेटे पड़े हो, सही। तो ऐसी सूरत हाल में और 28 दिन तक आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो भी सेठ पेमेंट कर रहा है उसकी, उस बीमारी के इलाज की, तो वो माफ है अगर वो 500 पाउंड से कम है। 500 से ज्यादा होगी तो फुल टाइम टैक्सेबल होगी। वाई क्या है, इन हाउस बेनिफिट्स। इन हाउस बेनिफिट्स का मतलब जिस चीज में सेठ डील कर रहा है, सेठ मार्कर बना रहा है तो अपने एम्प्लॉय को मार्कर दे रहा है, सेठ जो चीज में डील कर रहा है वही अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, सही। तो अब ये इन हाउस बेनिफिट्स है। इसकी मिसाल क्या है, मैंने आपको एक पास्ट पेपर की एग्जांपल दी कि सेठ का अपना कराची क्लब था, सेठ का अपना क्लब था, और उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि जिस तरह दूसरे कस्टमर्स क्लब यूज करें तुम भी यूज कर लिया करो, सही। तो अब ऐसी सूरत हाल में एम्प्लॉय जब उस क्लब को यूज करेगा, स्विमिंग करेगा, बॉडी बिल्डिंग करेगा, तो उसको फायदा होगा ना। तो अब ये बेनिफिट सिर्फ कितना टैक्सेबल है बताऊं, बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। क्या मतलब, एम्प्लॉय के उस क्लब को यूज करने की वजह से जो सेठ को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय के उस क्लब को यूज करने की वजह से सेठ को जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, बस वो टैक्सेबल बेनिफिट है। एक मिनट अब आप सोचो यार, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग सोचो। यार जिम में लाइटें लगी हुई हैं, सारी लाइटें जली हुई हैं, एम्प्लॉय जिम करे ना करे लाइटें तो जलेंगी, तो ये कोई एडिशनल कॉस्ट थोड़ी है, नहीं समझे। हाँ, इसी तरह फिक्स सैलरीड एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जो लोगों को वेलकम करते हैं, तो एम्प्लॉय जिम यूज करे ना करे वो तो सैलरीज लगेंगी, जो इदारे का रेंट है वो तो लगेगा ही लगेगा, ये सब इररिलेवेंट कॉस्ट है। हाँ, लेकिन मैंने आपको स्विमिंग की क्या एग्जांपल दी कि जो बंदा भी स्विमिंग करेगा, जो भी स्विमिंग करेगा, वो एक टॉवल यूज करेगा, और वो टॉवल एक बार यूज हो जाए तो फिर वो वॉश होता है, और वॉश करने की कॉस्ट लेटर से 4 पाउंड लगती है, एक टॉवल को वॉश करने की कॉस्ट कितनी है। तो आज एम्प्लॉय ने स्विमिंग की, तो स्विमिंग की तो उसने टॉवल यूज किया, जब टॉवल यूज किया तो एक 4 पाउंड की एक्स्ट्रा कॉस्ट अराइज हुई, ये कॉस्ट टैक्सेबल होगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा खालिस इस एम्प्लॉय के यूज करने की वजह से अराइज हुई है, खालिस इस एम्प्लॉय के यूज करने की वजह से अराइज हुई है। ओके, और पॉइंट नंबर जेड क्या है वो भी देख लो, इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। ओके, इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। बेटा आपकी जॉब ऐसी डेंजरस है, ऐसी खतरनाक जॉब है, आपकी ऐसी खतरनाक जॉब है कि जिसमें डर है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा दोगे, तो आपके सेठ ने आपकी इंश्योरेंस कराई हुई ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, कल को कोई बुराई आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी डील करेगी, सही। ठीक। अब बेटा ये लिस्ट आपको रीड करने की है, वैसे ऑनेस्टली ये मैंने लिस्ट तो मैं बता दी, क्रैश क्लास में हम कभी ये लिस्ट रीड नहीं कराते, बच्चे खुद करते हैं, खुद रीड करने की होती है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। एक सवाल है सर ये इतनी बड़ी लिस्ट कैसे याद होगी, कोई भी मुश्किल नहीं है, जब पास पेपर और टिक करोगे ना, एक एक मिनट में सब याद आता जाएगा, और एक दो बार इसको रिकॉल करना है, एक दो बार सुनना सुनाना है तो याद हो जाता है, सही। तो अपना ख्याल रखिएगा, और इस टेक्नोलॉजी को दुआ दें कि आप लोग आज घर बैठ के, आप हर चीज़ ब्लॉक है और आपने घर बैठ के क्लास ले ली, वही जिंदा इंसान सामने मौजूद था, हर चीज़। तो अगर नीयत साफ है ना तो बंदा पढ़ सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हकीकत बता रहा हूँ
कि लास्ट टाइम, ये तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, गो टू वेबिनार एक आउट क्लास प्लेटफॉर्म है यार, ये तो बहुत सुपर हिट। मैंने लास्ट टाइम एक P2 के स्टूडेंट को उस पर पढ़ाया था यार, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, दुबई का था। उस बंदे ने वो दुबई में टॉप कर दिया, जो मैंने पोजीशन लगाई भी थी। तो यार एक बंदा व्हाट्सएप पे पढ़ के भी पोजीशन ला सकता है अगर नीयत साफ हो, तो ये तो बहुत बड़ी सर्विस है यार। तुम देखो ना, जिंदा इंसान सामने मौजूद है, तुम जो बात पूछना चाहो अभी क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, मसला थोड़ी है। तुम मुझे स्नैप क्लिक करके भेज सकते हो। ठीक, चलो यार, अब मसला ये है कि ये सॉफ्टवेयर वहां से यूएस से ऑपरेट हो रहा है और वहाँ रात के 2 बज गए हैं, और वो बेचारे मेरी वजह से जागे हैं सर सुबह। तो हम यहीं इसको एंड कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये सब आपकी बुक में मौजूद भी है, और प्लीज़ वैट का सारा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा और वैट की किट कर लें बेटा, टाइम वेस्ट ना करें। अल्लाह हाफिज़।